पेरिस से 19 किलोमीटर दूर वारसाई के इलाके में 17वीं सदी का एक महल है। हर साल कोई 80 लाख के करीब सयाह इस महल को देखने आते हैं। ये वो महल है जिसने 200 साल पहले इनकलाब का नज़ारा किया था। लेकिन जिस इनकलाब का इस महल ने नज़ारा किया, इसकी वजह भी ये महल ही था। एक महल ने दुनिया की तारीख कैसे बदल दी। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और देखो सुनो जानो आपके लिए इस बार लाया है ब्रांड न्यू सीरीज इनकलाब फ्रांस। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की वो कहानी है जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। इस दास्तान की शुरुआत 300 साल पहले के पेरिस में हुई थी। तब पेरिस आज की तरह जदीद तो नहीं था, लेकिन फिर भी अपने ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक तरक्की याफ्ता था। 5 लाख आबादी के साथ इसे यूरोप का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी हासिल था। शहर के गिर्द हिफाजती दीवार बनी थी, दरमियान में दरियाए सेन बहता था। शहर में सारी आमदोरफ्त या तो कश्तियों के जरिए होती थी या फिर सड़कों पर बग्गियां और बैलगाड़ियां चलती थीं। अमीर लोग पालकियों में सफ़र करते थे, जिन्हें इनके मुलाजिम या गुलाम उठाते थे। शहर से कुछ दूर घना जंगल था। फ्रांस का बादशाह लुइस द 14 इस जंगल में शिकार खेलने जाता था। जंगल में वारसाई के मकाम पर जहां कभी एक गांव हुआ करता था, वहां लुइस के आबा अजदाद ने एक बंगला बनवा रखा था। जब नौजवान बादशाह शिकार के लिए निकलता तो वो इसी बंगले में आराम करता था। लेकिन शिकार के अलावा लुइस की 2 ऐसी ख्वाहिशात थीं जिनके बारे में वो हर वक्त सोचता रहता था। एक तो यह कि वो कोई ऐसा काम करना चाहता था जिससे सारे यूरोप में फ्रांस का मर्तबा बुलंद हो, और दूसरा यह कि वो किसी तरह अपने साजिशी दरबारियों को कंट्रोल करे, जो हर वक्त इसकी हुकूमत का तख्ता उलटने की मंसूबाबंदी करते रहते थे। इन्हीं दोनों बातों के मुतालिक सोचते सोचते आखिर इसके जहन में एक तरकीब आई जिससे सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती। लुइस द 14 ने वारसाई में बने बंगले की जगह एक शानदार महल बनाने का फैसला कर लिया। इसकी ख्वाहिश थी कि यह महल यूनानी आर्ट के मुताबिक तैयार कराया जाए, और इसकी वजह यह थी कि यह दौर यूरोप की निशात सानिया यानी रेनेसांस का दौर था, जिसमें यूनानी आर्ट और कल्चर यूरोप के घर घर में फैल रहा था। यूरोप के बहुत से मुजस्समा साज और पेंटर्स यूनानी आर्ट की ही नकल कर रहे थे। तो लुइस द 14 जो यूनानी आर्ट का दिल दादा था, इसे आर्ट में माहिर मुजस्समा साजों और पेंटर्स की खिदमात हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। चुनांचे 1661 में महल की तामीर का काम शुरू हो गया। सबसे पहले तो 15,000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके 700 कमरों का एक शानदार महल तैयार कर दिया, जिसमें 2000 फव्वारे और 1.5 लाख पौधे भी लगाए गए थे। फिर मुजस्समा साजों और पेंटर्स ने इस महल को सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बनाए गए बेशुमार मुजस्समों और रंगीन तस्वीरों से भर दिया। महल के तकरीबन हर कमरे की दीवारों, हत्ता के छतों तक को तस्वीरों और दिलकश नक्शो निगार से सजा दिया गया। इन मुजस्समों और तस्वीरों में यूनानी देवताओं और फ्रांस के शाही खानदान को दिखाया गया था। कई तारीखी वाकयात की मंजरकशी भी इंतहाई दिलकश अंदाज में की गई। यानी बादशाह जैसा चाहता था कि यह महल यूनानी आर्ट का नमूना बन जाए तो वैसा ही हुआ। आज भी इस महल को रेनेसांस का शाहकार माना जाता है। लेकिन महल की शान और शौकत सिर्फ यूनानी आर्ट पर ख़त्म नहीं हो गई, बल्कि इसमें जो कीमती सामान रखा गया वो तो इससे भी बढ़कर था। हत्ता के सोने की घड़ियां भी बनवाई गईं। इनमें एक घड़ी तो ऐसी ज़बरदस्त थी कि हर 1 घंटे बाद इसमें से बादशाह का मुजस्समा निकलता और एक फरिश्ता इसके सर पर ताज पहना देता। जब 1682 में इस महल को शाही खानदान की रिहाइश के लिए खोला गया तो यूरोप भर से बादशाह, उमरा और शहजादे महल में आए और इसकी शान और शौकत के कायल हो गए। इनमें से कुछ तो इतने मुतासिर हुए कि अपने मुल्कों में वापस जाकर इस महल की नकलें तैयार करवाने की कोशिश की। वारसाई के शाही महल की नकल का काम यूरोप में सदियों तक होता रहा, लेकिन कोई नकल असल की तरह मकबूल नहीं हो सकी। वारसाई का यह महल फ्रांस की वैसी ही पहचान था जैसे ताजमहल हिंदुस्तान की पहचान है। दिलचस्प बात यह है कि ताजमहल की तामीर भी वारसाई महल से सिर्फ 30 बरस पहले ही मुकम्मल हुई थी। वारसाई के महल के बनने से बादशाह का पहला ख्वाब तो पूरा हो गया, यानी फ्रांस का नाम सारे यूरोप में मशहूर हो गया। अब दूसरा मकसद था साजिशी दरबारियों को कंट्रोल करना। बादशाह के दरबारियों की तादाद 10,000 के करीब थी और ये फ्रांस के सबसे ताकतवर लोग थे। बादशाह ने दरबारियों को हुक्म दिया कि वो सब लोग भी इसी महल में आकर रहना शुरू कर दें।
क्योंकि वारसाई के महल में 20,000 लोगों के रहने की गुंजाइश थी। जब दरबारी महल में आकर रहने लगे तो बादशाह ने इन्हें दिन रात पार्टियों, शिकार और दूसरे खेलों में उलझा दिया। ये सब लोग अब हर वक्त बादशाह की नजरों के सामने थे और इसके जासूस भी इन पर नजर रखते थे। बादशाह के दरबारी तो ठाठ से रहते ही थे, लेकिन खुद बादशाह भी किसी से कम नहीं था। बादशाह के मुतालिक एक तारीखदान स्टीफन क्लार्क ने तो बहुत ही हैरत अंगेज दावा किया है। क्लार्क ने अपनी किताब द फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हाट वेंट रॉन्ग में लिखा है कि बादशाह जब सुबह उठकर बाथरूम जाता था तो इसके दरबारी इसके रास्ते में खड़े होकर इसका दीदार करते थे। इनके लिए यह मंजर इतना बड़ा एजाज था कि इसे देखने के लिए वो शाही खजाने को पैसे देते थे। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके से दरबारियों ने शाही खजाने को जो रकम दी वो तब की फ्रांसीसी करेंसी में 2 लाख लिवरेस थी। ये इतनी रकम थी जिसमें 1000 घर खरीदे जा सकते थे। तो ये थे शाही महल के तौर तरीके जिसमें बादशाह और दरबारी दोनों ही अय्याशी में मसरूफ थे और किसी बगावत का इम्कान खत्म हो गया था, यानी बादशाह का दूसरा मकसद भी पूरा हो गया। लुइस द 14 की स्कीम तो कामयाब हो गई थी, लेकिन फ्रांस को इसकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी थी। वो ये कि महल की तामीर और इस पर उठने वाले अखराजात ने फ्रांस का आधे से ज्यादा खजाना खाली कर दिया था। और इससे भी बड़ा नुकसान ये था कि महल पर जो खर्च उठ रहा था वो मुसलसल था, यानी महल में रहने वाले 10,000 दरबारियों के खाने पीने से लेकर हर तरह की अय्याशी मुल्की खजाने पर हो रही थी। ये लोग अपनी जेब से एक धेला भी खर्च नहीं करते थे। नतीजा ये निकला कि शाही खानदान और दरबारियों का लाइफ स्टैंडर्ड बरकरार रखने के लिए हुकूमत को कर्जे तक लेना पड़े। फ्रांस के कौमी खजाने की इस तबाही का सारा खमियाजा आम लोगों ने भुगता। हुकूमत के पास अब रियाया पर खर्च करने के लिए कोई रकम नहीं थी, बल्कि शाही खजाने की कमी पूरी करने के लिए उल्टा आम लोगों पर ही भारी टैक्स लगा दिए गए थे। चुनांचे जहां वारसाई के महल में रहने वाले लोग अमीर से अमीर तर होते जा रहे थे, वैसे ही अवाम गरीब से गरीब तर होते जा रहे थे। नतीजा ये निकला कि वारसाई के जिस महल को सारे यूरोप में फ्रांस की शान और शौकत की अलामत समझा जाता था, वो फ्रांसीसियों की नजर में जुल्म और जबर की निशानी बनकर रह गया। बहरहाल लुइस द 14 को कभी अपनी जिंदगी में यह एहसास नहीं हो सका कि अवाम के अंदर नफरत का लावा उबल रहा है, इसलिए इसने आवाम की जिंदगियां बेहतर करने के लिए कोई खास कोशिश भी नहीं की। वो 72 साल हुकूमत करके 1715 में ये दुनिया छोड़ गया। इसका बेटा लुइस डॉफिन ऑफ फ्रांस और पोता ड्यूक ऑफ बर्गंडी दोनों मर चुके थे। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि लुइस द 14 खुद भी 4 साल की उम्र में बादशाह बना था। इसकी मौत पर इसका 5 साला पड़पोता लुइस द 15 के नाम से तख्त पर बैठा। जाहिर है इस 5 साला बच्चे ने क्या हुकूमत करनी थी। वो तो इतना कम उम्र था कि यूरोप के दूसरे बादशाह फ्रांस के दौरे पर आते तो यहां के बादशाह को गोद में उठा लेते थे। यकीन नहीं आ रहा ना? लेकिन यह मशहूर ज़माना तस्वीर उसी दौर की यादगार है जिसमें रूसी शहनशाह पीटर द ग्रेट ने फ्रांस के कम सिन बादशाह को गोद में उठा रखा है। लुइस द 15 बादशाह तो बन गया था, लेकिन हुकूमत जिन दरबारियों के कंट्रोल में थी वो समझ चुके थे कि शाही खजाने के हालात बहुत खराब हैं और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ना कुछ का मतलब उनकी नजर में यह नहीं था कि दौलतमंद लोगों पर टैक्स लगाकर शाही खजाना भरा जाए, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि शाही खानदान के खर्चे कुछ कम करके सादगी इख्तियार की जाए तो कौमी खजाने का डेफिसिट कुछ तो कम होगा। चुनांचे खर्चे कम करने के लिए इक़दामात शुरू किए गए। इनमें कई इक़दाम बहुत दिलचस्प थे, जिनमें से एक ये था कि शाही अस्तबल के आधे से ज्यादा घोड़े बेच दिए जाएं। चुनांचे घोड़े बेच दिए गए, लेकिन इस वाक़े की इत्तला फ्रांस के मशहूर ज़माना फ़लसफ़ी वॉल्टेयर को भी हो गई। इसने तंज करते हुए कहा, घोड़े बेचने की बजाय अगर शाही दरबार से आधे गधे निकाल दिए जाते तो ज्यादा बेहतर था। वॉल्टेयर ने यह तंज तो कर दिया, लेकिन यह कोई प्रेस की आज़ादी का दौर तो था नहीं कि आप हुकूमत को बुरा भला कहें और हुकूमत ठंडे पेटों इसे बर्दाश्त कर ले। वॉल्टेयर पहले भी हुकूमत पर तनकीद करने की वजह से 2 बार पेरिस की बदनाम ज़माना जेल बेस्तील में कैद रह चुका था। अब जब इसने दरबारियों को गधा कहा तो ये इतला भी हुकूमत के निगरान को हो गई। निगरान ने तैश के आलम में सिपाहियों को हुक्म दिया कि वॉल्टेयर को इसके सामने पेश किया जाए। जब सिपाही वॉल्टेयर को ले आए तो निगरान ने कहा, वॉल्टेयर
तुमने हमारे दरबारियों को गधा कहकर हमारा मजाक उड़ाया है। अब तुम्हें ऐसी चीज दिखाऊंगा जो तुमने इससे पहले कभी नहीं देखी। वॉल्टेयर ने कहा, हुजूर वो कौन सी चीज है? निगरान ने जवाब दिया, बिस्तील का तहखाना, जहां तुम अभी तक कैद नहीं हुए। और इसी रोज वॉल्टेयर को बिस्तील के तहखाने में डाल दिया गया। लेकिन वो वॉल्टेयर ही क्या जो डर जाए। वॉल्टेयर बिस्तील के तहखाने में जाकर भी हुकूमत की मुखालिफत से बाज नहीं आया। वो 1 साल तहखाने में कैद रहा, लेकिन वहां भी लिखने का काम जारी रखा। बहरहाल वॉल्टेयर को कैद करने और घोड़े बेचने से भी फ्रांसीसी हुकूमत को कोई फायदा नहीं हुआ। दरबारियों की नालायकी की वजह से हालत यह हो गई कि वारसाई महल के मुलाजिम भी काम चोर हो गए थे। उन्होंने महल की सफाई करना भी बंद कर दी। हर तरफ गंदगी के ढेर लग गए। हद तो यह है कि लोग फव्वारों के तालाबों में कूड़ा फेंकने लगे। जब तक लुईस द 15 ने बड़े होकर हुकूमत संभाली, तब तक शाही खानदान की इज्जत खाक में मिल चुकी थी। इस सब कुछ के बावजूद लुईस द 15 को अवाम की मोहब्बत बहरहाल मिली। वो यूं कि अवाम दरबारियों और दौलतमंद तबके से नफरत तो करते थे, लेकिन बादशाह से मोहब्बत करते थे। वजह यह थी कि इस जमाने तक यूरोप के अवाम ज्यादा तालीमी याफ्ता नहीं थे। इन्हें यह यकीन था कि बादशाह असल में खुदा का साया होता है, इसलिए इसकी हर सूरत में इज्जत होनी चाहिए। यही वजह है कि फ्रांस के अवाम भी लुईस द 15 से इतनी मोहब्बत करते थे कि इसे लुईस द वेल बिलवड यानी लाडला लुईस कहा जाता था। अवाम की मोहब्बत का अंदाजा इससे भी लगाएं कि 1744 में जब वो 34 बरस का था तो शदीद बीमार हो गया। इतना बीमार कि लगा जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं है। जब रियाया को पता चला कि इनका बादशाह बीमार है तो लोग रोते पीटते गलियों में निकल आए। सारे फ्रांस के गिरजाघरों में मोमबत्तियां जलाई गईं और लोगों ने गिड़गिड़ाकर खुदा से इल्तिजाएं की कि इनका बादशाह सेहतयाब हो जाए। और जब बादशाह सेहतयाब हो गया तो लोग पेरिस की गलियों में खुशी से नारे लगाते फिरते थे कि बादशाह सेहतयाब हो गया। जो शख्स बादशाह की सेहतयाबी की खुशखबरी लेकर आया था, लोग इसे इतने जोर से गले लगा रहे थे कि बेचारे का दम घुटने लगा। लेकिन राया की इतनी मोहब्बत के बावजूद लुईस द 15 एक निकम्मा हुक्मरान साबित हुआ। इसने लोगों की हालत बेहतर बनाने पर तो क्या तवज्जो देनी थी, वो खुद भी अय्याशियों में पड़ गया। वो अक्सर शिकार खेलता या खेल तमाशों में मसरूफ रहता। इसके हरम में खवातीन की तादाद भी बढ़ रही थी। इसकी अय्याशियों का नतीजा ये निकला कि लोग रफ्ता रफ्ता बादशाह के खिलाफ होने लगे। चूंकि हुकूमत की सेंसरशिप सख्त थी और सरकारी जासूस अवाम में घुल मिलकर सुनगुन लेते रहते थे कि कहीं कोई बादशाह के खिलाफ बात तो नहीं कर रहा, इसलिए अवाम खुलकर बादशाह की मुखालफत नहीं करते थे। अलबत्ता अपने दिल की भड़ास पंफलेट लिख कर निकालते थे और फिर ये पंफलेट सारे मुल्क में खुफिया तौर पर फैला दिए जाते थे। ताहम एक बार लोगों का हौसला इतना बढ़ गया कि उन्होंने पेरिस में बादशाह पर हमला भी किया। ये हमला तो नाकाम रहा, लेकिन बादशाह बुरी तरह डर गया। इसने पेरिस जाना ही छोड़ दिया और बाकी की जिंदगी ज्यादातर वारसाई के महल में ही गुजार दी। इसे मालूम था कि अवाम इससे नफरत करते हैं, मगर इसने अपनी आदतें नहीं बदली, बल्कि महल की आराइश, बागात और अपनी महबूबाओं पर पैसा पानी की तरह बहाता रहा और फ्रांस का शाही खजाना खाली होता रहा। लेकिन लुईस द 15 अगर फजूल खर्च ही रहता तो शायद अवाम की नफरत बेकाबू ना होती। लेकिन बादशाह ने फ्रांस की तारीख की एक ऐसी गलती कर दी जो अवाम की नज़र में जुर्म बन गई, और यह जुर्म कभी मुआफ नहीं हो सका। हुआ यूं कि फ्रांस इस जमाने तक यूरोप की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। कनाडा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में इसकी बहुत सी कॉलोनियां थीं। इन कॉलोनियों से सारे यूरोप को चीनी, कॉफी, सब्जियां, फल और बहुत सी दीगर चीजें फरोख्त की जाती थी। यानी फ्रांस अपने खाली होते हुए खजाने के बावजूद एक दौलतमंद और ताकतवर मुल्क समझा जाता था। चुनांचे इसी ताकत का नशा था कि जब फ्रांस के हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया की जर्मन रियासत प्रोशिया से जंग छिड़ गई तो लुईस द 15 भी ऑस्ट्रिया की हिमायत में जंग में कूद पड़ा। इस दौरान इसने बरतानिया से भी जंग छेड़ ली। ये जंग 7 बरस यानी 1763 तक जारी रही और इसलिए इसे 7 Years वॉर या 7 साला जंग का नाम भी दिया गया। इस जंग के दौरान यूरोप के साथ साथ शिमाली अमेरिका और हिंदुस्तान में भी लड़ाइयाँ हुईं। हिंदुस्तान की मशहूर ज़माना जंग प्लासी, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों से शिकस्त हुई, वो भी इसी 7 साला जंग का हिस्सा थी। यानी आप 7 साला जंग को अपने दौर की वर्ल्ड वॉर भी कह सकते हैं। इस जंग में फ्रांस और ऑस्ट्रिया दोनों हारे, लेकिन ज़्यादा नुकसान
फ्रांस का हुआ। बरतानिया ने फतह हासिल करने के बाद फ्रांस को मजबूर किया कि वो कनाडा, अमेरिका, वेस्ट इंडीज और हिंदुस्तान के ज्यादातर इलाके बरतानिया के हवाले कर दे। यानी फ्रांस, जिसका खजाना पहले ही खाली हो रहा था, इसके हाथ से वो सारे अहम इलाके निकल गए जिनसे इसे पैसा मिलता था। मतलब इस जंग ने फ्रांस को एक तरह से बैंकरप्ट ही कर दिया। ये जंग फ्रांस की तारीख का टर्निंग पॉइंट थी। फ्रांस की जगह अब बरतानिया सुपर पावर बन गया था। यानी फ्रांस की सारी अजमत और वकार मिट्टी में मिल गया। एक मकूला है कि शिकस्त यतीम होती है, इसका कोई बाप नहीं होता। यही वजह है कि जब कोई कौम हार जाती है तो एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश शुरू हो जाती है। आमतौर पर शिकस्त से नाराज अवाम हुकूमत पर ही गुस्सा निकालते हैं, बल्कि बाज मौकों पर तो हुकूमत का तख्ता ही उलट जाता है। यही कुछ फ्रांस में भी हो रहा था। फ्रांसीसी अवाम फौरी तौर पर बादशाह का तख्ता तो नहीं उलट सके, लेकिन इसे जंग और शिकस्त का जिम्मेदार समझकर इससे नफरत जरूर करने लगे। अब होना तो यह चाहिए था कि इतने इलाके गंवाने और अवाम की नाराजगी देखने के बाद बादशाह अपना किबला दुरुस्त करता, महल के अखराजात कम करता और अमीरों पर टैक्स लगाता। लेकिन अफसोस, इसने अब भी ऐसा नहीं किया। महल की रौनकें वैसे ही बरकरार रहीं, अवाम पर टैक्स बढ़ते रहे। बादशाह खुद भी सारा दिन शिकार खेलने में ही वक्त गुजार देता, जिससे अवाम और भी नाराज होने लगे कि बादशाह को इनकी तकलीफों की कोई परवाह ही नहीं है। बादशाह के इस रवैये ने शाही खानदान की तकदीर पर मुहर लगा दी। लेकिन बादशाह भी खामोश नहीं बैठा। इसने अपनी दानिस्त में मामलात को ठीक करने की आखिरी कोशिश की, ये सोचे बगैर ये आखिरी कोशिश इसका आखिरी ब्लंडर भी साबित हो सकती है। बादशाह ने उसी मुल्क से रिश्ता जोड़ने का फैसला किया जिसका साथ देने की वजह से इसे 7 साला जंग में शिकस्त हुई थी। यानी इसने अपने पोते और वली अहद लुइस कैपे की शादी ऑस्ट्रिया की मलका मारिया टेरेसा की बेटी मैरी एंटोनेट से कराने का ऐलान कर दिया। इसकी सोच तो यह थी कि मुस्तकबिल में जब इसका पोता बादशाह बनेगा तो इसे हर जंग में ऑस्ट्रिया से मदद जरूर मिलेगी। लेकिन बादशाह का यह ऐलान अवाम पर बिजली बनकर गिरा। इनके लिए इस बात को हजम करना मुश्किल था कि जिस मुल्क का साथ देने की वजह से फ्रांस ने जंग में शिकस्त खाई है, इसी की एक शहजादी कल को मलका बनकर इन पर हुकूमत करेगी। अवाम शादी की मुखालफत तो कर रहे थे, लेकिन बादशाह अपनी बात पर डटा रहा। चुनांचे 16 मई 1770 की रात 15 साल का लुइस कैपे और 14 साला मैरी एंटोनेट एक हो गए। महल में शानदार दावत हुई। यूरोप की हाई जेंट्री ने नौजवान जोड़े को मुबारकबादें दी। दोनों मुस्तकबिल के बादशाह और मलका थे, लेकिन देखने वाले देख रहे थे कि लुइस कैपे में वो बात नहीं है जो एक मजबूत बादशाह में होनी चाहिए। वो शर्मीला और घबराया हुआ था और बड़े फैसले करने की सलाहियत से महरूम नजर आ रहा था। जबकि इसके मुकाबले में मैरी एंटोनेट में एक बाएतिमाद और मजबूत मलका की झलक वाज़ेह थी। दरबारियों में चहमगोइयां होने लगीं कि मैरी एंटोनेट जल्द ही वली अहद पर हावी हो जाएगी। ये फ्रांस के समाजी निज़ाम के लिए खतरे की घंटी थी, जिसमें औरतों को हुकूमती फैसलों में दखल देने का हक नहीं था। अब दरबारी समझ नहीं पा रहे थे कि मुस्तकबिल में हुकूमती फैसले बादशाह खुद करेगा या मैरी एंटोनेट के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगा। शादी की तकरीब के दौरान ही बाहर एक खौफनाक तूफान भी आया, जिसने महल के दरो दीवार हिला कर रख दिए। हो सकता है कि कुदरत की तरफ से ये आने वाले सियासी तूफान की एक हल्की सी सरगोशी हो, लेकिन मैरी एंटोनेट और लुइस कैपे के मुतालिक खदशात के बावजूद ज्यादातर दरबारी खुश थे और इस शादी से मुस्तकबिल की उम्मीदें बांध रहे थे। लेकिन जहां लुइस द 15 अपने पोते की शादी करवा के खतरात के सामने बंद बांधने की कोशिश कर रहा था, वहीं मुल्क में एक और तब्दीली भी आ रही थी। अवाम शाही खानदान से बेजार तो पहले ही हो चुके थे, लेकिन अब यूरोप में एक नई लहर उठ रही थी जिसका मरकज भी फ्रांस ही था। यूरोप की निशात सानिया या रेनेसांस का दौर खत्म हो रहा था। इसकी जगह एज ऑफ रीजन या दलील और दानिशमंदी का दौर ले रहा था। यानी आर्ट और कल्चर की जगह अब साइंस और फलसफे की हुक्मरानी हो रही थी। और इस एज के 3 बड़े फलसफी मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रोसो अपने कलम की ताकत से एक ज़हनी इनकलाब बर्पा कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है तो इसे जंजीरों में क्यों जकड़ा गया? एक बादशाह कैसे लाखों लोगों की तकदीर का फैसला कर सकता है? अवाम को अपने फैसले खुद करने का इख्तियार क्यों नहीं है? ये तीनों फलसफी एक ही ज़माने में फ्रांस में ही मौजूद थे, यानी हम असर थे। इनकी हर बात फ्रांसीसी अवाम के दिल की आवाज़ थी।
यानी एक ही वक्त में तीन टॉप क्लास फलसफी अवाम को बादशाह के खिलाफ भड़का रहे थे, और वो अवाम जो सदियों तक बादशाह को खुदा का साया समझते रहे थे, वो इन फलसफियों के जेर असर अब बादशाह को आईनी तौर पर जिंदगी से महरूम करने के लिए भी तैयार थे। शायद इसीलिए 19वीं सदी में चार्ल्स डिकेंस ने इनकलाब फ्रांस के बारे में लिखा था, ये रोशनी का मौसम था, ये तारीकी का मौसम था, ये उम्मीद की बहार थी, मायूसी की खिज़ां थी। लुइस द 15 ने अपने पोते और इसकी दुल्हन को आने वाले खतरात के लिए तैयार करने की बजाय इन्हें भी शिकार पर साथ ले जाना शुरू कर दिया। शिकार, खेल तमाशों और खुशामदी दरबारियों की सोहबत ने शहजादे पर ऐसा असर डाला कि इसने उमड़ते हुए अवामी तूफान से आंखें फेर ली। लुइस कैपे शादी के 4 साल बाद भी तख्त व ताज संभालने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था, लेकिन वक्त के चैलेंजेस किसी की ज़हनी कैफियत के मोहताज नहीं होते। लुइस कैपे को भी अचानक हुकूमत का बोझ उठाना पड़ा। हुआ यूं कि बादशाह एक दिन बीमारी के बावजूद शिकार खेलने चला गया, लेकिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो इसके मुहाफिज इसे वापस शाही महल में ले आए। कई रोज़ इसका इलाज होता रहा, लेकिन बीमारी बिगड़ती गई। इसे चीचक के दाने भी निकल आए थे और जो देखता कराहत से मुंह फेर लेता। बादशाह की बीमारी की खबर आम हो गई, लेकिन वही अवाम जिन्होंने सिर्फ 30 साल पहले बादशाह के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं की थीं और इसे वेल बिलेवेड कहा था, अब वो बादशाह का नाम लेना भी गवारा नहीं करते थे। अवाम बादशाह की बीमारी से इसी तरह बेनियाज रहे जैसे शाही खानदान अवाम की तकलीफों से ला ताल्लुक हो चुका था। अलबत्ता कुछ जुआरी बादशाह की बीमारी पर भी शर्तें लगा रहे थे कि बादशाह मरेगा या जिंदा रहेगा। अवाम और शाही खानदान में नफरत और दूरी की खलीज आज जितनी वाज़ेह थी, पहले कभी नहीं थी। ये ऐलान था कि अगर नए हुक्मरानों ने अवाम की बात ना सुनी तो मौजूदा हुकूमत का कायम रहना नामुमकिन है। लेकिन वारसाई के शाही महल में किसी को भी इस तबाही का अंदाज़ा नहीं था, सिवाय खुद बीमार बादशाह के। वो कहा करता था, मेरे बाद सब डूब जाएगा। फिर एक दिन चीचक ने बादशाह की जान ले ली। अगले बरस लुइस कैपे ने लुइस द 16 के नाम से फ्रांस की बादशाहत का ताज पहन लिया। इसकी दुल्हन मैरी एंटोनेट मलका बन गई। ये वो जोड़ा था जिसे इनकलाब फ्रांस का मरकज बनना था। नए बादशाह और मलका के सामने मुल्क की गिरती हुई मईशत को ठीक करने और करप्शन के खात्मे का चैलेंज था। ये इतना बड़ा चैलेंज था जिसे पूरा करने के लिए तजर्बाकार और मजबूत हुक्मरान की ज़रूरत थी। यानी ये लुइस कैपे के दादा परदादा का दौर नहीं था कि किसी 4 या 5 साल के बच्चे को बादशाह बना दिया जाए तो भी हुकूमत चलती रहे। लेकिन नया बादशाह तो सर पर ताज सजाने से पहले ही चैलेंज से डरा हुआ था। तभी इसने बादशाह बनते वक्त कहा था, ए खुदा मेरी मदद फरमा, मुझे बहुत कम उम्री में हुकूमत मिली है। बादशाह बनने के बाद पहली बार लुइस द 16 और मैरी एंटोनेट पेरिस गए। अवाम को अब भी उम्मीद थी कि नौजवान बादशाह कुछ ना कुछ तब्दीली तो जरूर लाएगा। शायद वो इसके आबा अजदाद से नफरत की सजा इसे नहीं देना चाहते थे। इसलिए उम्मीद से भरे हजारों लोग अपने नए बादशाह और मलका के दीदार के लिए रास्ते के दोनों तरफ खड़े हो गए। इनमें वो भी था जिसने बादशाह का कातिल बनना था। ये एक 19 साला नौजवान था जो जोश में भरा हुआ बादशाह की शान में कसीदे पढ़ रहा था। बादशाह ने अपनी बग्गी की खिड़की से इसे और इसने बादशाह को देखा। एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें टकराई भी, लेकिन कौन जानता था कि मुस्तकबिल में ये दोनों हकीकी मानों में एक दूसरे से टकरा जाएंगे। बादशाह की शान में कसीदे पढ़ने वाला ये कातिल इनकलाबी कौन था? लुइस द 16 ने बरतानिया से फ्रांस की शिकस्त का बदला कैसे चुकाया? ये मैडम खसारा कौन थी? वो भिखारन कौन थी जो भीख देने वालों का शुक्रिया अदा नहीं करती थी, बल्कि भीख देने वाले इसका शुक्रिया अदा करते थे? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन इनकलाब फ्रांस की अगली किस्त में। इनकलाब फ्रांस के दौरान यह जुमला शायद सबसे ज्यादा मशहूर हुआ कि लोगों को रोटी नहीं मिलती तो वो केक खाएं। इस एक जुमले में अवाम की गुर्बत पर तंज का जो वार किया गया था वो इतना खौफनाक था कि पेट की आग इंतकाम के शोलों में बदल गई। ये जुमला फ्रांस की मलिका से मंसूब हुआ था। अब ये जुमला सच था या झूठ ये किसी को मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी अवाम ने इस बात पर यकीन किया, क्योंकि फ्रांस की मलिका मैरी एंटोनेट वो औरत थी जिससे अवाम हमेशा नाराज ही रहे। ये मलिका अपने साथ शौहर को भी ले डूबी। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आज इनकलाब फ्रांस की कहानी में हम आपको दिखाएंगे कि फ्रांस ने बरतानिया से शिकस्त का बदला कैसे चुकाया।
ये मैडम खसारा कौन थी? लोग एक भिखारन का शुक्रिया क्यों अदा कर रहे थे? और बादशाह का कातिल कौन था? कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन लुइस द 16th वो बदकिस्मत बादशाह है जिसकी तबाही के पीछे अपनी गलतियों के अलावा एक औरत की नाकामी या यूं कह लीजिए कि बदनामी का ज्यादा असर था। 1775 में जब लुइस द 16th और मलिका मैरी एंटोनेट फ्रांस के तख्त पर बैठे तो आवाम को लगा कि इनके अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन आवाम को मालूम नहीं था कि बादशाह दिल का तो अच्छा था लेकिन हुकूमती जिम्मेदारियों को बोझ समझता था। जब इसने पहली बार ताज पहना तो कहा था इससे मुझे तकलीफ होती है, लेकिन बादशाह को कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा ये जानने से पहले फ्रांस के निज़ाम हुकूमत को समझ लें। फ्रांस में बज़ाहिर एक पार्लिमानी तर्ज की बादशाहत थी, यानी बादशाह का कोई हुक्म पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर कानून नहीं बन सकता था। फ्रांस में एक फेडरल पार्लियामेंट थी और सारे सूबों में लोकल असेंबलियां थीं। पार्लियामेंट के 3 हिस्से थे। पहले हिस्से में मजहबी लोग यानी पादरी वगैरह शामिल थे, दूसरे हिस्से में उमरा यानी बादशाह के दरबारी आते और तीसरे हिस्से में अवाम से नुमाइंदों को चुना जाता था। पार्लियामेंट के इस तीसरे हिस्से को थर्ड स्टेट भी कहते थे, लेकिन सितम यह था कि मजहबी तबका और दरबारी जो फ्रांस की कुल आबादी का सिर्फ 3% थे, इन्हें पार्लियामेंट में ज्यादा नुमाइंदगी हासिल थी, जबकि बाकी 97% आबादी यानी अवाम की नुमाइंदगी बहुत कम थी। नतीजा ये निकला कि मजहबी तबके और दरबारियों ने बादशाह से मिलकर पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना दिया। 150 साल से पार्लियामेंट का वजूद बराए नाम ही रह गया था। दरबारियों ने बादशाह की मदद से दौलतमंद तबके पर सारे टैक्स खत्म करके अवाम को तरह तरह के टैक्सों में जकड़ दिया था। इनमें एक टैक्स का नाम टाइला था। फ्रांस में जो कोई साफ सुथरे कपड़े पहनकर और बाल बनाकर बाहर निकलता था तो इस पर टाइला टैक्स लग जाता था। आम लोग इस टैक्स से बचने के लिए अपना हुलिया तक खराब रखते थे और हर वक्त फटे पुराने कपड़े पहने रहते। एक और टैक्स नमक टैक्स था और 8 साल की उम्र से हर शहरी को यह टैक्स देना पड़ता था। ऐसे ही बहुत से टैक्सेस ने अवाम का भुरकस निकाल दिया था। इन हालात में नए बादशाह ने अवाम को रिलीफ देने के लिए बड़े बड़े ऐलानात कर दिए। सबसे पहले तो इसने अवाम की तरफ से नजराने लेने से इनकार कर दिया, बचत और सादगी का ऐलान किया। इसने सूबों की असेंबलियां भी बहाल कर दी और वो मज़ारे भी आज़ाद कर दिए जो इस जमाने में जमींदार के गुलाम समझे जाते थे। टैक्स इस्लाहात के लिए बादशाह ने एन रॉबर्ट जॉक्स टर्गिट नाम के एक शख्स को वजीर खजाना बनाया, जिसने अवाम पर टैक्स कुछ कम करके अमीर तबके पर टैक्स आयद करना शुरू कर दिए। लेकिन फिर एक औरत बादशाह की राह में रुकावट बन गई। लोग इस औरत को मैडम डेफिसिट या मैडम खसारा कहने लगे थे। ये औरत मैरी एंटोनेट थी, फ्रांस की मलिका। मैरी एंटोनेट इंतहा दर्जे की फजूल खर्च मलिका साबित हुई, लेकिन इसमें कुछ बादशाह का भी कसूर था, और वो ये कि बादशाह और मलिका के ताल्लुकात पहले दिन से ही खराब हो गए थे। बादशाह का तो ये हाल था कि वो मलिका की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता था। इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो सका कि हुक्मरान जोड़े की जिंदगी इनकी जाती जिंदगी नहीं होती और इनके ताल्लुकात की खराबी का असर अवाम पर जरूर पड़ता है। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बादशाह ने मलिका को बिल्कुल ही इसके हाल पर छोड़ दिया। नतीजा ये निकला कि मलिका ने बादशाह की बेवफाई का गम मिटाने के लिए नित नए फैशन और दौलत के मुजाहिरे में पनाह ढूंढ ली। कहते हैं कि फ्रांस की तारीख में मैरी एंटोनेट से ज्यादा फैशनेबल मलिका कोई नहीं गुजरी। मलिका जब रोजाना सुबह उठकर तैयार होती तो इसे सिर्फ लिबास पहनाने और बाल बनाने पर ही घंटों लग जाते थे। हर रोज इसके बालों का स्टाइल अलग ही होता था। वो दिन में कई बार लिबास भी बदलती थी। इसके लिए एक से बढ़कर एक लिबास तैयार किए जाते थे। वो जेवरात पर भी पैसा पानी की तरह बहाती थी। एक बार इसने कानों के लिए बालियां खरीदी जिनमें 6 हीरे जड़े थे। इन बालियों की कीमत आज के लिहाज से 4,60,000 पाउंड थी, यानी पाकिस्तानी रुपयों में 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा। मलिका जुए की भी बहुत शौकीन थी और अक्सर अपना जेवर और आम इस्तेमाल की चीजें तक जुए में हार जाती थी। इसने सिर्फ 1 साल में 4 लाख पाउंड की रकम हारी।
लेकिन नित नए फैशन और जुए से भी जब मैरी एंटोनेट को ज़हनी सुकून नहीं मिल सका तो इसने शाही दरबार की मसरूफ जिंदगी से फरार हासिल करने के लिए महल से कुछ दूर एक बंगले को खाली करवा लिया और ज्यादातर वहां रहने लगी। ये इसकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि फ्रांस में यह जरूरी था कि मलिका ज्यादा वक्त महल में गुजारे और दरबारियों के साथ ज्यादा से ज्यादा सोशल लिंक्स रखे। लेकिन जब मलिका ने ऐसा नहीं किया तो दरबारी इससे नाराज हो गए और इसकी जासूसी करवाने लगे कि आखिर वो अपने बंगले में छुपकर क्या करती रहती है। जब मलिका को एहसास हुआ कि इसकी जासूसी कराई जा रही है तो इसने बंगले की खिड़कियों पर शटर लगवा लिए ताकि कोई बाहर से झांक ना सके। अब दरबारियों का शक यकीन में बदल गया कि दाल में कुछ काला जरूर है। नतीजा ये निकला कि पहले महल में मलिका के खिलाफ तरह तरह की कहानियां तैयार की गईं और फिर दरबारी मुलाजमों के जरिए ये कहानियां अवाम तक पहुंच गईं। अवाम पहले ही मलिका से नफरत करते थे क्योंकि वो ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी और ऑस्ट्रिया की वजह से फ्रांस 7 साला जंग हारा था। चुनांचे जब शाही महल से तरह तरह की कहानियां अवाम तक पहुंची तो लोगों ने एक की 4 बातें खुद बना ली। कहा जाने लगा कि मलिका के अपने मुलाजमों से ताल्लुकात हैं। एक स्वीडिश सियासतदान एक्सिल वॉन फर्सन से मलिका का स्कैंडल सबसे ज्यादा बदनाम हुआ। मलिका की अय्याशियों की ख्याली तस्वीर के पंफलेट शाया करके फ्रांस में घर घर पहुंचाए गए। लोग मलिका का नाम सुनकर गुस्से में खौलने लगते थे। जाहिर है मलिका के बारे में हर बात सच नहीं थी, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि जितनी अफवाहें इनकलाब के ज़माने में फैलती हैं इतनी आम हालात में नहीं फैलती। इधर मलिका चूंकि अवाम से बिल्कुल कटी हुई थी, इसलिए इसे इनकी नफरत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, और अगर अंदाज़ा था भी तो इसने कोई परवाह नहीं की और अपनी दिलचस्पियों में मसरूफ़ रही। जब बंगले से इसका दिल भर गया तो इसने शाही महल के बागात के डिज़ाइन तब्दील करवा दिए और अपनी तफरीह के लिए महल के अंदर एक छोटा सा गांव भी बनवाया। जैसे आज की दुनिया में लोग तफरीह के लिए हट्स में जाकर रहते हैं, तो इसी तरह मलिका भी इस गांव में आकर कई कई रोज़ ठहरती थी। लेकिन इस बात को भी अवाम में खूब नमक मिर्च लगाकर मलिका की अय्याशी के सबूत के तौर पर ही पेश किया गया। अवाम और मलिका में नफरत इतनी बढ़ गई थी कि एक बार जब मलिका ने एक हाथ में फूल पकड़कर एक सादा सफ़ेद लिबास में अपनी तस्वीर बनवाई तो अवाम नाराज़ हो गए कि मलिका ने शाही लिबास की जगह सफ़ेद लिबास पहनकर फ्रांस की तौहीन की है। मलिका को अवाम की नाराज़गी का इल्म हुआ तो इसने शाही लिबास पहनकर नई तस्वीर बनवाई और पुरानी तस्वीर को हटा दिया, लेकिन अवाम की नफरत कम नहीं हुई। फ्रांसीसी अवाम की नफरत की हद ये हो गई थी कि मलिका शाही लिबास पहनती तो कहा जाता वो फजूल खर्ची कर रही है, और जब सादा लिबास पहनती तो ये शोशा छोड़ दिया जाता कि मलिका जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि पेरिस की वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाए जो शाही महल को महंगे लिबास सप्लाई करती थी। यानी अवाम अब मलिका से किसी भी हाल में खुश नहीं थे। और जानते हैं मलिका की अय्याशियों और स्कैंडल्स के किस्सों के साथ इस पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम क्या था? वो ये कि शादी के 7 साल बाद भी वो बेऔलाद थी, और 18वीं सदी के फ्रांस में बेऔलादी सिर्फ औरत का जुर्म समझी जाती थी। फ्रांसीसी अवाम चाहते थे कि मलिका तख्त का वारिस यानी लड़का पैदा करे, इसलिए पहले तो मलिका को बेऔलादी के ताने दिए गए, और फिर जब इसके यहाँ पहली बेटी पैदा हुई तो लोग और भी नाराज़ हो गए। अगरचे बाद में मलिका के यहाँ 2 बेटे भी पैदा हुए, लेकिन एक बार अवाम जिससे नफरत कर लें फिर इसकी हर बात में कीड़े ही निकाले जाते हैं। लेकिन अवाम की नफरत सिर्फ मलिका के हिस्से में ही नहीं आई, बल्कि बादशाह भी अवाम की नफरत का शिकार हो रहा था। जी हाँ, लुइस द 16 ने शुरू में तो अवाम को कुछ रिलीफ दिया था, लेकिन कुछ ही अरसे बाद इसकी शोहरत का ग्राफ गिरने लगा था। एक तरफ तो इसे जोरू का गुलाम होने के ताने मिल रहे थे, तो दूसरी तरफ इसके अपने दरबारी इसके खिलाफ हो चुके थे। ये लोग चूंकि टैक्स नहीं देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने बादशाह पर दबाव डाला कि अपने वजीर खजाना टर्गिट को बरतरफ करो और टैक्स रिफॉर्म से जान छुड़ाओ। उधर मलिका भी टर्गिट से नाराज थी क्योंकि वो इसे फजूल खर्चियों पर टोकता था। चुनांचे दरबारियों के साथ बादशाह को अब मलिका की मुखालफत का सामना भी था। बादशाह तो पहले ही कमजोर था और हुकूमत को अपने लिए बोझ ही समझता था। कहते हैं एक बार इसके एक वजीर ने इस्तीफा दिया तो बादशाह ने हसरत से कहा, काश मैं भी इस्तीफा दे सकता।
अब जब मलिका और दरबारियों ने इसे मजबूर किया तो बादशाह ने अपनी जान छुड़ाने के लिए वजीर खजाना टर्गिट को हटाकर टैक्स इस्लाहात खत्म कर दी। यूं अवाम, बादशाह और मलिका दोनों के ही सख्त खिलाफ हो गए। लेकिन सिर्फ बात टैक्स इस्लाहात की रहती तो भी शायद ज्यादा मसला ना होता। लेकिन लुइस द 16 ने भी अपने दादा की तरह एक ऐसा फैसला किया जिसे अवाम कभी मुआफ नहीं कर सके, और वो फैसला था बरतानिया के खिलाफ जंग का फैसला। इस फैसले के लिए माहौल यूं बना कि 4 जुलाई 1776 को अमरीकी अवाम ने बरतानिया से आज़ादी का ऐलान कर दिया। अमरीकी फौज ने बरतानिया को शिकस्तें भी दी, लेकिन जाहिर है किसी ताकतवर मुल्क की सपोर्ट के बगैर अमेरिका के लिए आज़ादी हासिल करना आसान नहीं था। लुइस द 16 के दादा ने 7 साला जंग में बरतानिया से शिकस्त खाई थी। उस वक्त अगरचे लुइस खुद कम उम्र था, लेकिन दादा की जिल्लत का एहसास करके वो अंदर ही अंदर इंतकाम की आग में जल रहा था। चुनांचे जब अमेरिका और बरतानिया की जंग शुरू हुई तो लुइस ने समझ लिया कि बरतानिया से हिसाब बराबर करने का यही मौका है, और वो अमेरिका की मदद के लिए मैदान में आ गए। इस जंग में फ्रांस और अमेरिका ने अंग्रेजों को जबरदस्त शिकस्त दी। जंग का क्लाइमैक्स अक्टूबर 1781 में तब हुआ जब बरतानवी जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस 7,500 फौज के साथ अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के साहिली शहर यॉर्क टाउन में फंस गया। फ्रेंच नेवी और आर्मी ने अमेरिकियों से मिलकर बरतानवी फौज के फरार के सारे रास्ते बंद कर दिए। आखिरकार 19 अक्टूबर 1781 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अमेरिकी जंग आज़ादी के हीरो जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने हथियार डाल दिए। यॉर्कटाउन में बरतानिया की शिकस्त के बाद अमेरिका आज़ाद हो गया और फ्रांस ने 7 साला जंग में अपनी शिकस्त का बदला ले लिया। इस जंग की एक और दिलचस्प बात यह थी कि इसके शुरू होने तक बादशाह और मलिका के ताल्लुकात भी कुछ बेहतर हो गए थे। जंग शुरू होने के बाद मलिका ने हर महफिल में बादशाह की हिमायत ही की। हत्ता कि जब फ्रांसीसी नेवी ने बरतानिया को हराया तो मलिका ने अपने बालों को फ्रांसीसी बहरी जहाज के स्टाइल में डिजाइन करवा लिया। लेकिन इससे फ्रांसीसी अवाम की मलिका से नफरत में इजाफा ही हुआ, क्योंकि फ्रांसीसी अवाम इस जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। और मलिका ने जब जंग की हिमायत की तो अवाम को यही लगा कि यह जंग भी मलिका ने ही शुरू कराई है। हत्ता कि जब फ्रांस ने यह जंग जीत ली तो भी अवाम खुश नहीं हुए, क्योंकि इस जंग से आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिला था। फ्रांस ने 7 साला जंग में जो कुदरती वसाइल से माला माल इलाके खोए थे वो इसे वापस नहीं मिले। सिर्फ वेस्ट इंडीज में, टोबैगो और अफ्रीका में सेनेगल का इलाका इसे मिला। दूसरा नुकसान यह हुआ कि जंग के खर्चे की वजह से इसका शाही खजाना बिल्कुल ही खाली हो गया। कहते हैं इस जंग में फ्रांस के इतने पैसे खर्च हुए जिसमें 70 लाख फ्रांसीसियों का 1 साल तक पेट भरा जा सकता था। यानी बादशाह के जाती इंतकाम की कीमत गरीब फ्रांसीसी अवाम ने चुकाई। चुनांचे अमेरिका की जंग आज़ादी फ्रांसीसी अवाम के जहनों में एक बड़ा इनकलाब ले आई। इन्हें यकीन हो गया कि अगर इन्हें टैक्सों से आज़ादी और पार्लियामेंट में ज़्यादा नुमाइंदगी चाहिए तो इन्हें भी अमरीकी कौम की तरह बादशाह का मुकाबला करना होगा, चाहे इसके लिए हथियार ही क्यों ना उठाने पड़े। फ्रेंच अवाम की इस बागियाना सोच का पहला मुजाहरा तब हुआ जब बादशाह ने जंग के बाद खाली शाही खजाना भरने के लिए नए टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। अवाम ने इस टैक्स की मुखालफत इस तरह की कि हर सूबे की लोकल असेंबलियों ने टैक्स ऑर्डर पास करने से इनकार कर दिया। यूं फ्रांस की तारीख में पहली बार अवाम ने बादशाह का इख्तियार चैलेंज कर दिया। बल्कि फ्रांस में ये बातें होने लगीं कि मुल्क का नया आइन तैयार किया जाए जिसमें बादशाह की बजाय पार्लियामेंट को ज्यादा ताकत दी जाए। लेकिन अमेरिका की जंग आज़ादी से अवाम को इनकलाब का हौसला तो मिल गया था, मगर इन्हें नई रियासत में अवाम की हैसियत, पार्लियामेंट और इंसानी हुकूक की बालादस्ती के मुतालिक अमेरिका से भी ज्यादा वाज़ेह नजरिए की जरूरत थी। और इस नजरिए के लिए बाद में वो एक भिखारन के शुक्रगुजार हुए। ये भिखारन कौन थी? कहते हैं कि इनकलाब फ्रांस के बाद एक बूढ़ी औरत मजमे में भीख मांग रही थी। अचानक किसी ने कहा, अरे ये औरत तो हमारे मोहसिन रोसो की बीवी है, आओ इसकी मदद करें। सारा मजमा इस औरत के गिर्द जमा हो गया। लोग इस भिखारन को पैसे भी देते थे और इसका शुक्रिया भी अदा करते थे। वजह यह थी कि इस औरत का शौहर रोसो, जो इनकलाब फ्रांस से 11 बरस पहले मर गया था, वही इस इनकलाब की वजह बना था। रोसो 18वीं सदी में यूरोप में आने वाले एज ऑफ रीजन के बड़े फलसफियों में शामिल है।
वैसे तो उस दौर में वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू जैसे लोगों ने भी बहुत नाम पैदा किया, लेकिन तारीखदान मुत्तफिक हैं कि फ्रांस में इनकलाब की सबसे बड़ी वजह रोसो का फलसफा था। रोसो की सबसे मशहूर किताब का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे आप उर्दू में इमरानी मुआहिदा भी कह सकते हैं। इस किताब में रोसो ने रियासत, हुकूमत, कौम और माशरे का बिल्कुल ही एक नया नजरिया पेश कर दिया। इस किताब की सबसे अहम बात जिसने सारे फ्रांस में तहलका मचा दिया वो ये थी कि मुल्क का हर शहरी इसका हुक्मरान होता है। तो मुल्क किसी बादशाह, अमीर तबके या मजहबी लोगों की मलकियत नहीं, बल्कि सारे अवाम इसके मालिक हैं। अवाम की मर्जी के बगैर ना तो हुकूमत बन सकती है, ना टैक्स लग सकता है, ना किसी जंग में हिस्सा लिया जा सकता है। रोसो ने यह भी करार दिया कि इंसान फितरी तौर पर आज़ाद पैदा हुआ है, इसलिए इस पर कोई कानून लागू नहीं होता। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक माशरे में मिलजुल कर रहने के लिए इंसान ने अपनी कुछ आज़ादियाँ ख़त्म करके माशरे के कवानीन पर अमल शुरू कर दिया है। इसके बदले में रियासत इसके जानो माल की हिफाजत की पाबंद है। यानी रोसो ने जमहूरियत का वाज़ेह तस्वुर देकर बादशाहत और मजहबी तबके की हुकूमत के खिलाफ खुला ऐलान जंग कर दिया था। घर घर रोसो के फलसफे पर बातें होने लगीं। अब वो फ्रांसीसी अवाम जो हालात से समझौता करके और अपनी तकलीफ़ों को तकदीर का लिखा समझकर कबूल कर चुके थे, एकदम पुरजोश हो गए थे, क्योंकि इन्हें मालूम हो गया था कि वो अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। नौकर से मालिक बनने का एहसास इनके लिए नया भी था और बहुत ताकतवर भी। भूख से मुरझाए हुए चेहरों पर रौनक आ गई और अवाम इनकलाब की प्लानिंग करने लगे। नए पुरजोश इनकलाबियों में वो नौजवान भी था जिसने कभी बादशाह की शान में कसीदे पढ़े थे और जिसने मुस्तकबिल में एक कातिल की हैसियत में बादशाह का सामना करना था। इस शख्स का नाम मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था। ये पेशे के लिहाज से वकील था, लेकिन तकरीर करने में पूरे फ्रांस में इसका कोई सानी नहीं था। आम फ्रांसीसी नौजवानों की तरह वो भी इनकलाब और तब्दीली चाहता था, लेकिन ये तब्दीली इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि ये जदीद दुनिया में पहला मौका था जब किसी मुल्क के अवाम गैर मुल्की ताकत से आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि अपने मुल्क का निज़ाम बदलने के लिए इनकलाब की तैयारी कर रहे थे। यानी एक ऐसा इनकलाब आने वाला था जो बाद में आने वाले हर इनकलाब, इंसानी हुकूक के हर चार्टर और फलसफे की बुनियाद बना। तो बादशाह की कमजोरी, मलिका की बदनामी, अमेरिका की जंग आज़ादी और रोसो के फलसफे ने इनकलाब फ्रांस की बुनियादें रख दी। लेकिन एक चीज़ इन सब पर बाजी ले गई और वो थी रोटी। एक रोटी ने फ्रांस में कैसे इनकलाब बर्पा कर दिया। बादशाह अपने खिलाफ इनकलाब लाने वालों के साथ मिल गया, ये अनहोनी कैसे हुई? फ्रांस में एक रोटी बनती है जिसे बैगेट कहते हैं। इनकलाब से पहले के फ्रांस में भी रोटी कुछ इसी तरह बनती थी, लेकिन साइज में बड़ी होती थी। ये वही मशहूर ज़माना रोटी है जिसकी खातिर फ्रांस में इनकलाब बर्पा हुआ था। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और देखो सुनो जानो की तरफ से फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी में हम आपको भूख से जन्म लेने वाले इनकलाब की दास्तान दिखा रहे हैं। जब 1788 शुरू हुआ तो फ्रांस में गोया क़यामत आ गई। हुआ ये कि इन दिनों फ्रांस में 1 पाउंड रोटी की कीमत दुगनी हो गई। अब वही रोटी जो पहले 2 सौ में मिलती थी वो अब 4 या 5 सौ में मिलने लगी थी। तो हालत ये थी कि एक गरीब फ्रांसीसी खानदान जो आमतौर पर दिन के 12 या 15 सौ कमाता था, वो 2 पाउंड रोटी खाता था। यानी रोटी की कीमत दुगनी होने का मतलब ये था कि गरीब के पास अब 2 वक्त की रोटी छोड़कर जिंदगी की किसी जरूरत के लिए कोई पैसा नहीं होगा। ये क़यामत एक कुदरती आफत की वजह से नाजिल हुई थी। वैसे तो फ्रांस के खाली खजाने के साथ 10 साल से बारिशें बहुत कम होने की वजह से भी फ्रांसीसी अवाम पहले ही रोटी से बड़ी हद तक महरूम थे, लेकिन 1788 में बहरान ज्यादा शदीद हो गया। पहले तो बारिशें बिल्कुल ही खत्म हो गईं और जब शुरू हुई तो आसमान से ओले बरसे और पेरिस के गिर्द 350 किलोमीटर के इलाके में सारी फसल तबाह हो गई। यही नहीं, मौसम सरमा तो इतना सख्त था कि फ्रांस का अहम दरिया सेन बिल्कुल जम गया। शदीद सर्दी से जैतून यानी ऑलिव समेत बहुत से फलदार दरख्त लाखों की तादाद में सूख कर खत्म हो गए। मार्केट से रोटी ऐसी गायब हुई कि पैसे खर्च करने के बावजूद किसी को नहीं मिलती थी। फ्रांस भर में बेकरियों के बाहर मीलों लंबी कतारें लग गईं। लोग एक रोटी के लिए सारा दिन अपने काम छोड़कर कतारों में खड़े रहते। महंगी रोटी खरीदते, लेकिन जानते हैं जो रोटी मिलती थी वो कैसी होती थी?
मिट्टी और कीड़ों से भरे हुए आटे से तैयार करदा गलीज रोटी जिसे खाकर पेट में दर्द होता था, लेकिन लोग इस गंदी, बदबूदार और बीमारियों से भरपूर रोटी के लिए भी आपस में जानवरों की तरह लड़ रहे थे। लेकिन बेकरियों से भी रोटी जल्द ही खत्म हो जाती थी। चुनांचे इस खराब रोटी को हासिल करने के लिए लोग एक दूसरे को धक्के देते, फिर बात मारपीट तक पहुंची, कत्ल होने लगे और आखिर भूख से सताए लोगों ने बेकरियों पर ही धावा बोल दिया। सारे फ्रांस में हजारों बेकरियों को लूट लिया गया। लोग रोटी के लिए दीवाने हो रहे थे और रोटी की तलाश ने आखिर अवाम को इनकलाब लाने पर मजबूर कर दिया। अवाम को इस बात का गुस्सा था कि वो तो भूखे मर रहे थे, जबकि अमीरों ने घरों में गंदम स्टॉक कर रखी थी। कई जगहों पर तो अमीर लोग अवाम को मार्केट से भी ज्यादा रेट पर गंदम बेचकर पैसा कमा रहे थे। भूख और जुल्म के सताए अवाम आखिरकार अमीर तबके के खिलाफ उठ खड़े हुए। जगह जगह ऐलान होने लगे कि अवाम अमीरों के घर लूट लें, क्योंकि गरीब तो भूखे मर रहे हैं, जबकि अमीरों के गोदामों में आटे के ढेर लगे हैं। चुनांचे अवाम के बड़े बड़े ग्रुपों ने अमीरों के घरों पर हमले और लूट मार शुरू कर दी। अवाम का मकसद तो सिर्फ खाना हासिल करना था, लेकिन हुजूम के साथ मसला ये होता है कि वो दुरुस्त और गलत आदमी की पहचान नहीं कर सकता। अवाम को ये बात मालूम नहीं हो सकी कि डाकुओं और चोरों की बड़ी तादाद भी हुजूम में शामिल होकर लूट मार में मसरूफ हो गई थी। यूं फ्रांस के कोने कोने में एक खौफनाक खेल शुरू हो गया। रोजाना ज्यादातर देहात और शहरों में सुबह के वक्त ढोल बजाए जाते, फिर हजारों का मजमा जमा हो जाता और ये लोग सारे इलाके में घूमते, हर दौलतमंद के घर के सामने जाकर पैसे और खाना मांगते और जहां कुछ ना मिलता तो तोड़ फोड़ शुरू करते थे। इन हमलों में कुछ लोग मारे भी गए, ताहम ज्यादातर लोग डर के मारे खुद ही रोटी और खाने पीने की चीजें हुजूम के हवाले कर देते थे। लेकिन जाहिर है खुराक की किल्लत तो थी। गंदम का जो थोड़ा बहुत स्टॉक रह गया था, जब वो भी लूट मार से खत्म हो गया तो मार्केट में रोटी का रेट पहले से भी डबल हो गया और साथ ही अवाम का पारा भी चढ़ गया। लोगों ने मार्केट्स पर धावा बोल दिया। हजारों लोग डंडे लेकर बाजारों में घुस जाते और दुकानदारों को रोटी की कीमत 2 सौ करने पर मजबूर करते और फिर ज्यादातर पैसे अदा किए बगैर ही गंदम या रोटी जो हाथ लगता लूट कर ले जाते। दुकानदार इस लूट मार से इतना घबराए कि गंदम की मार्केट्स को ताले लग गए। कुछ मार्केट्स में फौज तैनात कर दी गई। आम दुकानदार अवाम की पहुंच से निकल तो गए, लेकिन जाहिर है भूखे लोगों ने किसी तरह तो पेट भरना था। उन्होंने आटा सप्लाई करने वाले काफिलों पर हमले शुरू कर दिए। मर्द, औरतें, बच्चे तलवारें, चाकू और डंडे लेकर जंगल में छुप जाते और रास्ते में आने वाले काफिलों पर हमला कर देते। कई बार काफिले वालों ने मिन्नत भी की कि हमसे गंदम ले लो, लेकिन इसके पैसे तो दो, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे थे। हद तो ये हो गई थी कि गुंडों बदमाशों के गिरोह किसी घर में स्टॉक की हुई गंदम लूटते तो कहते कि अगली कटाई पर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कल किसने देखा था। मालिक को मालूम होता था कि इसे अब कोई पैसे नहीं मिलेंगे। कई जगहों पर तो हुजूम ने दुकानदारों और ताजरों का सारा कागजी रिकॉर्ड जला दिया ताकि वो कोई हिसाब किताब ना कर सकें। यानी पूरे फ्रांस में खौफनाक किस्म की लूटमार शुरू हो चुकी थी। दिलचस्प बात यह थी कि फ्रांस में लूटने वाले जेवर या पैसा नहीं बल्कि रोटी लूट रहे थे और इस दौड़ ने सारे फ्रांस में कारोबार ठप कर दिए थे। मजदूर लोग अपने काम छोड़कर सारा दिन हुजूम के साथ रोटी की तलाश में मारे मारे फिरते थे। नतीजा ये कि फ्रांस में कारोबारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका था और सिर्फ रोटी की लड़ाई जारी थी। ऐसा नहीं था कि हुकूमत बिल्कुल ही हाथ पर हाथ धरे बैठी थी और इन हंगामों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही थी। हुकूमत ने तो फौरी तौर पर किसानों और गंदम के डीलर्स को हिदायत की थी कि मार्केट में गंदम की कमी ना होने दी जाए। गंदम के इंपोर्टर्स को ज्यादा मराहत या फैसिलिटीज भी दे दी गई थी। बहुत से दौलतमंद लोग और पादरी भी खैरात कर रहे थे। हुकूमत ने तो 4 लाख फ्रैंक्स का कर्जा भी लेकर मजीद गंदम मंगवाई, लेकिन फ्रांस में रोटी का बहरान खत्म नहीं हुआ। भूख की वजह से फ्रांस में इतने ज्यादा भिखारी हो गए थे कि सिर्फ फ्रांस के इलाके सेंट एंटोनियो में 30,000 भिखारी मौजूद थे। भूखे लोग अब हुकूमत की बोटियां नोच लेने पर तुल गए थे। इस दौरान एक ऐसा मोड़ आया जिसने रोटी की लड़ाई को सियासी जिद्दोजहद में तब्दील कर दिया। हुआ यह कि अवाम में ये अफवाहें फैलने लगीं कि रोटी महंगी मिलने की वजह असल में यह है कि हुकूमत ने गन्नों पर तरह तरह के टैक्स लगा रखे हैं। अगर ये टैक्स खत्म कर दिए जाएं तो रोटी सस्ती हो जाएगी। अवाम तो पहले ही रोसों के ख्यालात से मुतासिर हो चुके थे
और समझते थे कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है और अवाम की मर्जी के बगैर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। चुनांचे अब अवाम का गुस्सा हुकूमती इदारों की तरफ हो गया। अवाम में इस तरह की बातें मशहूर होने लगीं कि भाई बादशाह तो अच्छा है, लेकिन ये जो इसके अफसर और दरबारी हैं ये अवाम पर जुल्म कर रहे हैं, यानी जानबूझकर ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। चुनांचे कस्टम हुकाम और दूसरे हुकूमती अहदेदारों को सबक सिखाने के लिए अवाम ने कस्टम ऑफिसेस, मजिस्ट्रेट्स, सरकारी क्लर्कों और दीगर हुकूमती दफातर पर भरपूर हमले शुरू कर दिए। लोगों ने गंदम के सरकारी स्टॉक भी लूट लिए। सरकारी दफ्तरों का सामान छकड़ों में लाद लाद कर दरिया में फेंका गया। हत्ता कि सरकारी अफसरों के घरों से जेवर और दूसरी कीमती चीजें लूट कर कुओं में फेंक दी गईं। और फिर जानते हैं क्या हुआ? अवाम ने हर इलाके में टैक्स जमा करने वाली म्यूनिसिपल कमेटियों को हुक्म दिया कि अब उन्होंने अवाम से कोई टैक्स लिया तो इनकी खैर नहीं। यूं देखते ही देखते सारे फ्रांस में ज्यादातर अवाम ने टैक्स देना ही बंद कर दिया, बल्कि कुछ टैक्स अफसर तो मौके से फायदा उठाकर करप्शन करने लगे। फ्रांस में नमक की तिजारत हुकूमत के कंट्रोल में थी और हुकूमत के अलावा कोई नमक बेच नहीं सकता था, लेकिन सरकारी अफसरों ने मौके का फायदा उठाकर अपने घरों में गैर कानूनी तौर पर नमक और तंबाकू के जखीरे जमा कर लिए। यानी जैसे जैसे इनकलाब आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे करप्शन भी बढ़ रही थी। जब अवाम ने टैक्स देना बंद कर दिए तो हुकूमत ने जबरदस्ती टैक्स वसूल करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश इसे बहुत महंगी पड़ी। अवाम तो अब टैक्स अफसरों को कत्ल कर देने पर भी तैयार हो गए थे। एक एक्साइज अफसर के तो 6 साला बेटे की गर्दन पर छुरी रखकर इसे धमकियां दी गईं। एक और इलाके में लोगों ने टैक्स अमले को अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटों में शहर छोड़ दो वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। फ्रांस में पहले यह तरीकाकार था कि हुकूमत टैक्स ना देने वालों की जमीनें जब्त कर लेती थी, लेकिन अब किसानों ने भी तलवारें निकाल ली और वो खुलेआम धमकियां देते थे कि जिसमें हिम्मत है जमीन जब्त करके दिखाए। इन हालात में हुकूमत को सिर्फ फौज से उम्मीद थी कि वो हालात पर काबू पा सकती है, लेकिन फौज में भी बगावत के असरात जाहिर होना शुरू हो गए थे। बहुत से सिपाही और जूनियर अफसर भी सादा लिबास पहनकर अवाम के साथ लूट मार में हिस्सा लेने लगे थे। फौजी अफसरों को यह एहसास हो चुका था कि फौज में पहले जैसा डिसिप्लिन नहीं रहा। इस हवाले से एक दिलचस्प वाकया यह हुआ कि फौजी अफसरों ने अपने जवानों का डिसिप्लिन बहाल करने के लिए एक तरकीब निकाली। उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स यानी नेशनल गार्ड्स और फौज की एक पार्टी मुनक्किद कराई। इनका ख्याल था कि इस तरह फौजी आपस में घुले मिलेंगे और इनमें यूनिटी पैदा होगी, लेकिन पार्टी में जो हुआ वो अफसरों की मर्जी के बिल्कुल उलट था। पार्टी में शरीक सारे फौजी शराब पीकर मदहोश हो गए। हर तरफ टेबल्स और फर्श पर नशे में धुत फौजी बिखरे हुए थे, यानी सारे डिसिप्लिन की ऐसी की तैसी हो गई और यह तजर्बा नाकाम रहा। पार्टी में मदहोश होने वाले फौजी अगली सुबह इसी हैंगओवर में उठे और इर्द गिर्द के इलाकों में लूट मार शुरू कर दी। ये एक तरह की बगावत ही थी। 4 रोज बाद शाही फौज के वो दस्ते जो अभी तक हुकूमत का साथ दे रहे थे वो इन बागी फौजियों पर टूट पड़े। कुछ को फांसी पर लटकाया और बाकियों को गिरफ्तार करके बगावत पर कुछ काबू पा लिया। फौज जब भी लूटमार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती, अवाम इनकी हिमायत में खड़े हो जाते। एक जगह फौज ने कुछ डाकुओं को पकड़ लिया जो आम लोगों के भेष में एक सरकारी दफ्तर पर हमला कर रहे थे। जब इन डाकुओं को कैद किया गया तो अवाम ने जेल तोड़कर इन्हें निकाल लिया। फौज ने इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया और फांसी देने ले गई। फांसी घाट के करीब हजारों लोग जमा हो गए और नारे लगाने लगे कि मुजरिमों को छोड़ दो। जब बिखरे हुए अवाम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो फौजी एक तोप ले आए और इसका रुख अवाम की तरफ करके कहा, अब कोई बोला तो तोप से उड़ा देंगे। कोई नहीं बोला और मुजरिमों को लटका दिया गया। लेकिन यह तो सिर्फ एक वाकया था। पूरे मुल्क में हर जगह अवाम को तोप से उड़ाने की धमकी देकर रोका नहीं जा सकता था। अवाम में तो यह भी मशहूर हो गया था कि हुकूमत ने जेलों में मासूम लोगों को कैद कर रखा है। तो अब टैक्स बंद होने के बाद जेलें टूटने की बारी थी। लोगों ने बहुत सी जेलें तोड़कर गुनाहगारों और बेगुनाहों सबको आजाद करवा लिया। फ्रांस में इतना कुछ हो रहा था, इस सब को कंट्रोल करने के लिए एक ताकतवर लीडर की जरूरत थी। ये वही इम्तिहान था जिससे डर कर बादशाह कहता था, काश मैं भी इस्तीफा दे सकता। लुइस द 16 सख्त फैसले करने की सलाहियत नहीं रखता था।
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी और अपने दरबारियों को सबक भी सिखाना चाहता था। इसलिए जब अवाम फ्रांस के हर इलाके पर काबिज हो रहे थे तो बादशाह को कोई खास फिक्र नहीं थी। वैसे भी इनकलाब का मसला यह है कि जब तक वो महल के दरवाजों से ना टकरा जाए, अंदर बैठे लोगों को इसकी संगीनी का अंदाजा ही नहीं होता। बादशाह भी समझ रहा था कि अवाम चूंकि भूख से बेताब है, इसलिए इन्हें अपना गुस्सा अमीरों पर निकालने दो, कुछ अरसे में सब ठीक हो जाएगा। बादशाह ने फौज को सख्ती से हुक्म दे दिया था कि इंतहाई जरूरत के बगैर अवाम पर गोली ना चलाई जाए। फौजी कमांडर्स भी अपने सिपाहियों को यही हुक्म दे रहे थे। यानी एक तरह से बादशाह इनकलाब लाने वालों का साथ ही दे रहा था। वो ये नहीं सोच रहा था कि कल इनकलाब किसी का लिहाज नहीं करेगा। बर वक्त फैसला ना करने ही की वजह से बादशाह ने इनकलाब रोकने का अहम तरीन मौका खो दिया। ये मौका बादशाह को कैसे मिला? हुआ यूं कि बादशाह के हुक्म पर 150 बरस बाद पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन, जिसे फ्रांस में स्टेट्स जनरल कहते थे, तलब कर लिया गया था। 1789 में पेरिस के अंदर पार्लियामेंट के इजलास जारी थे, लेकिन मसला यह था कि लोग इन इजलासों के बारे में बहुत जज्बाती हो गए थे। अवाम पार्लियामेंट के तीसरे हिस्से यानी थर्ड स्टेट के साथ थे, लेकिन थर्ड स्टेट में ऐसे लोग सिलेक्ट हो गए थे जो अवाम को भड़काकर अपना मतलब निकालते थे। ये लोग अपने दुश्मनों को अवाम का दुश्मन करार देते थे और सारे फ्रांस में म्युनिसिपल कमेटियों को खत लिखते थे। इनके लिखे हुए खत म्युनिसिपल कमेटी का कोई मेंबर चौक में खड़ा होकर सुनाता और हजारों लोग इसको सुनते थे। यानी इन खतूत के जरिए अवाम पार्लियामेंट की कार्रवाई से बाखबर रहते थे। अगरचे इस जमाने में भी अखबारात छपते थे, लेकिन ज्यादातर लोग इन खतों पर भरोसा करते थे। अब इस खत में अगर किसी शख्स के मुतालिक कोई गलत बात लिख दी जाती तो अवाम इससे नफरत करने लगते थे। पेरिस में भी अरकान असेंबली के मुतालिक इसी तरह की बातें सरेआम हुआ करती थी और फिर एक शख्स के बारे में ऐसी ही अफवाह उड़ी और सारे पेरिस में आग लग गई। इस शख्स का नाम था जेन बैप्टिस्ट रिवेलियन। वो वॉलपेपर तैयार करने वाली एक फैक्ट्री का मालिक था, जिसमें कोई 350 मजदूर काम करते थे। बिजनेस में खुशहाल था, सियासत के मैदान में उतरा तो वहां भी कामयाब होकर असेंबली का रुकन बन गया। 25 अप्रैल 1789 को इसके बारे में एक अफवाह उड़ गई कि इसने असेंबली में खड़े होकर अवाम के खिलाफ बात कर दी है। अब वो बात क्या थी और इसने की भी थी या नहीं, ये किसी को नहीं पता था। रिवेलियन के दुश्मनों या बेखबर अवाम ने इसके बारे में यह कहानी तराश ली कि रिवेलियन ने कहा है कि कोई भी मजदूर सिर्फ 1500 रोजाना में भी बीवी बच्चों का पूरा खर्च उठा सकता है, तो इसकी तनख्वाह में इजाफा नहीं करना चाहिए। जब यह अफवाह उड़ी तो अवाम गुस्से से खौल उठे। हर तरफ नारे लगने लगे कि रिवेलियन अवाम का गद्दार है और इसे कत्ल करके इसकी सारी जायदाद को जला दिया जाए। हालांकि ये बात सच नहीं थी। रिवेलियन तो खुद अपने कम से कम काम करने वाले मजदूर को भी 2500 रोजाना उजरत देता था। बल्कि ऐसे वक्त में जब सारे दौलतमंद लोग अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहे थे, रिवेलियन ने अपने मजदूरों का ख्याल करके फैक्ट्री बंद की थी, ना किसी की तनख्वाह कम की थी। फिर भी अवाम एक अफवाह पर यकीन करके गुस्से में पागल हो रहे थे और हर कीमत पर रिवेलियन को मार देना चाहते थे। मंगल 28 अप्रैल 1789 को शराब के नशे में बदमस्त लोगों का एक बड़ा गिरोह, जिसमें लुटेरे भी शामिल थे, रिवेलियन के घर की तरफ चल पड़ा। लोगों ने डंडे, चाकू और पिचफोर्क उठा रखे थे। हुजूम के रास्ते में दुकानें धड़ाधड़ बंद हो रही थी। किसी ने चीख कर कहा, बगावत हो गई है, बगावत हो गई है। हर तरफ कोहराम मच गया था। यूं लगता था आज पेरिस पर कोई क़यामत टूटने वाली है। हुजूम ने आगे बढ़कर रिवेलियन के घर को घेर लिया। फसादियों ने चौक में रिवेलियन का एक पुतला भी जला दिया। फिर उन्होंने रोड ब्लॉक करके वहां से गुजरने वाली हर बग्गी और दूसरी गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। मर्दों के साथ औरतों को भी गाड़ियों से उतार कर इन्हें हुक्म दिया गया कि वो ये नारा लगाएं, जागो थर्ड स्टेट जागो। जो नारा लगाता इसे छोड़ दिया जाता और जो थोड़ी सी भी मज़ाहमत करता इसकी ठुकाई हो जाती। हुजूम पादरियों के खिलाफ भी नारे लगा रहा था। कोई पादरी करीब से गुजरता तो लूटिंग शुरू हो जाती। लोगों ने पादरियों की तरफ पत्थर भी फेंके। ये लोग मुसलसल कह रहे थे, आज हम मुत्तहिद हैं, हमें अलग नहीं होना चाहिए। देखने वाले देख रहे थे कि एक बड़ा इनकलाब आने वाला है, जिसकी शुरुआत एक बेगुनाह के घर की तबाही से होने जा रही है। इनकलाब और फसाद में फर्क करने वाली लकीर बहुत बारीक होती है और ये लकीर आज मिट गई थी और इनकलाबी फसादी बन गए थे।
रिवेलियन के घर की हिफाजत के लिए 30 मुसल्ला गार्ड्स मौजूद थे, लेकिन हजारों इंसानों के सामने इनकी क्या अहमियत थी। रिवेलियन खुद तो पहले ही घर से भाग चुका था, अब इसके गार्ड्स भी भाग गए। हुजूम घर में दाखिल हो गया और फिर तसल्ली से घर की तोड़ फोड़ की। फर्नीचर और कपड़ों समेत सारा सामान जला दिया गया, हत्ता कि घर की मुर्गियां भी आग में फेंक दी गईं। लोगों ने घर के स्टोर रूम में पड़े सारे शराब के कनस्तर पी लिए और दर्जनों लोग वहीं मदहोश होकर गिर पड़े। सुबह पता चला कि इनमें से 30 लोग मर गए हैं। बहरहाल जब लोग घर की ईंट से ईंट बजा रहे थे, ऐसे में फौज के 3 दस्ते फसादियों के सर पर आन पहुंचे। एक दस्ता पैदल और चंद घुड़सवारों पर मुश्तमिल था, दूसरे दस्ते में रॉयल क्रोट्स के 100 घुड़सवार थे और इनके पीछे स्विस गार्ड्स चले आ रहे थे। फौज ने फसादियों के गिर्द घेरा तंग कर लिया था। हुजूम ने फौज को आते देखा तो वो घबराए नहीं, इनके हौसले गैर मामूली तौर पर बढ़ चुके थे। अक्सर लोग तो नशे में धुत थे और भागने की बजाय फौज को चैलेंज कर रहे थे। जब फौजियों ने हुजूम को मुंतशिर होने के लिए कहा तो लोग इन्हें गालियां देने लगे और आसपास के घरों की छतों से टाइलें और चिमनियां उखाड़ उखाड़ कर फौज पर फेंकने लगे। जवाब में फौज ने भी पोजीशन ले ली। उस दौर में फौजी लाइन में खड़े होकर फायर किया करते थे। फौजियों ने 4 लाइनें बनाई, गन्स लोड करके हुजूम की तरफ सीधी की, फिर आवाज गूंजी फायर और हुजूम पर गोलियों की बारिश शुरू हो गई और एकदम जैसे सारे शराबियों का नशा टूट गया। ईंटें मारने वाले गोलियों के सामने बेबस हो गए। इनकलाब फ्रांस में यह पहला मौका था जब फौज ने इतने बड़े हुजूम पर गोली चलाई थी। अगर इस रोज फ्रांसीसी फौज के पास जदीद हथियार होते या अगर इन्हें बादशाह ने ही यह हुक्म दिया होता कि फसादियों को हर कीमत पर कुचल दिया जाए, तो 28 अप्रैल 1789 के उस रोज पेरिस में वही कुछ होता जो 200 बरस बाद चीनी फौज ने 1989 में तियानमिन स्क्वायर में किया था। फौज का मकसद फसादियों को मारना नहीं बल्कि मुंतशिर करना था। चुनांचे फायरिंग और भगदड़ मचने से 200 से ज्यादा लोग मारे गए और 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। ये तादाद हजारों में भी हो सकती थी, लेकिन ज्यादातर इनकलाबी महफूज रहे। जब फौज ने देखा कि हुजूम किसी तरह पीछे नहीं हट रहा तो इसने तोप के गोले चलाना शुरू किए। इस पर लोग भाग खड़े हुए, लेकिन मुंतशिर होने के बाद भी ये लोग सुकून से घरों में नहीं बैठे, बल्कि शहर के दूसरे हिस्सों में लूट मार शुरू कर दी। अब इनकलाबी आगे आगे थे और फौजी इनके पीछे पीछे। तोड़ फोड़, लूट मार और जलाओ घिराव के वाकयात सारा दिन जारी रहे। लोग दौलतमंदों के घरों पर बार बार हमले करते और इन्हें रोकने के लिए पेरिस गार्ड्स बार बार गोली चलाते। आधी रात के करीब कुछ लोगों ने एक बेकरी और गोश्त की एक दुकान लूट ली। यहां से लूटा जाने वाला खाना कुछ भूखी औरतों में भी तकसीम किया गया। आखिर रात के तीसरे पहर कहीं जाकर शहर में कुछ सुकून हुआ। रिवेलियन के हवाले से होने वाले हंगामे कई रोज जारी रहे। इस लड़ाई के बाद थर्ड स्टेट का नारा हर जगह मकबूल हो चुका था। लोगों की नजर में थर्ड स्टेट सिर्फ पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थी, बल्कि इसका मतलब था अवाम। लोग अब आम बोलचाल में भी अवाम नहीं कहते थे, बल्कि थर्ड स्टेट का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। फकीर भी भीख मांगते तो वो अपने हैट लोगों के आगे करके कहते, थर्ड स्टेट पर तरस खाओ। यानी फ्रांस में अब भीख भी खुदा के नाम पर नहीं बल्कि अवाम के नाम पर मांगी जा रही थी। यह फ्रांस में जमहूरियत के साथ सेकुलरिज्म की भी इब्तिदा थी, यानी बादशाह और चर्च दोनों की हुक्मरानी के सामने अवाम की हुक्मरानी सर उठा रही थी, लेकिन जरा पुरतशद्दुद अंदाज में। पेरिस में जो कुछ हुआ इससे यह वाज़ेह था कि हुकूमत और अवाम में अब खुली जंग शुरू हो चुकी है। पेरिस में कोई महफूज नहीं रहा था, लेकिन पेरिस के ऐन दरमियान में एक जगह थी जहां के रहने वाले खुद को बहुत महफूज समझ रहे थे। ये जगह थी बिस्तील का शाही कैद खाना। वो कैद खाना जहां मशहूर ज़माना फलसफी वॉल्टेयर कभी कैद रहा था। किले के गिर्द मजबूत दीवारें बनी थीं, तोपें नस्ब थीं और चाको चौबंद फौजी तैयार खड़े थे। इस किले में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, लेकिन इस किले में एक ऐसी चीज थी जो इससे जुड़े हर शख्स के लिए मौत का पैगाम लाने वाली थी। बिस्तील के गार्ड्स और कैद खाने के गवर्नर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुदरत ने इन्हें सिर्फ चंद माह की मोहलत और दे दी। बिस्तील की गहराइयों में क्या राज छुपा था? पेरिस के टेनिस कोर्ट में कौन सा खेल खेला गया? फौज बनाने के लिए चोरों ने असलहा दिया, वो कैसे? ये सब दिलचस्प वाकयात आपको दिखाएंगे, लेकिन इनकलाब फ्रांस की अगली किस्त में। 14 और 15 जुलाई 1789 की रात लुइस द 16 के करीबी दरबारी लियान कोर्ट ने बादशाह को जगाया और कहा,
हुजूर उठिए, बिस्तील पर कब्जा हो गया है। बादशाह आंखें मलते हुए उठा और कहने लगा, अच्छा तो क्या फिर बगावत शुरू हो गई है? दरबारी ने अदब से सर झुकाया और कहा, हुजूर ये बगावत नहीं, इनकलाब है। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आज फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी में हम आपको पेरिस के उस बदनामे ज़माना कैद खाने की दास्तान दिखा रहे हैं जिसे दुनिया बिस्तील के नाम से जानती है। हम आपको यह भी बताएंगे कि मुजरिमों से हथियार खरीद कर फौज क्यों बनाना पड़ी और फ्रांसीसी अवाम की आखिरी उम्मीद कौन था। 16 जुलाई 1788 को पेरिस में एक बग्गी दाखिल हुई जिसे 6 घोड़े खींच रहे थे। इस बग्गी के साथ प्रोटोकॉल के लिए एक घुड़सवार फौजी दस्ता भी था जो शहरियों को रास्ते से हटा रहा था। शहर के लोग हैरान थे कि इस बग्गी में कौन बैठा है। यह बग्गी शहर के मरकजी हिस्से में एक छोटे से महल के सामने जाकर रुक गई। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए शहर के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को महल में ठहरा दिया गया। वारसाई महल में बादशाह को खबर कर दी गई कि मैसूर के सुल्तान टीपू का वफ्द मुलाकात की इजाजत चाहता है, लेकिन बादशाह ने मुलाकात को 1 माह के लिए टाल दिया क्योंकि वो खुद मुश्किलात का शिकार था। हम पिछली किस्त में आपको दिखा चुके हैं कि कैसे अवाम ने टैक्स देना बंद कर दिए थे। वफ्द की आमद से सिर्फ 1 माह पहले जून में ग्रेनोबल के इलाके में अवाम ने फौज को ईंटें मार मार कर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। रेनेस शहर में तो बगावत को पहले फौज से कुचला गया, फिर वहां 4 पैदल और 2 घुड़सवार रेजिमेंट्स की मुस्तकिल छावनी बना दी गई ताकि इनकलाबियों को रोका जा सके। टीपू सुल्तान का वफ्द जुलाई में आया था और अगस्त में पेरिस में फिर हंगामे शुरू हो गए। इनकलाबियों ने पहले 2 वजीरों के पुतले जलाए और फिर इनके घर जलाने की भी कोशिश की। मुसलसल बगावतों के बाद आखिरकार बादशाह ने अवाम को ठंडा करने के लिए 2 ऐसे बड़े फैसले कर दिए जिन पर अगर वो कायम रहता तो शायद फ्रांस में कभी इनकलाब ना आता। एक फैसला तो था साबिक वजीर जॉक्स नेकर को दोबारा वजीर खजाना और चीफ मिनिस्टर बनाने का। जॉक्स नेकर अवाम का पसंदीदा तरीन वजीर था। वो अवाम को रिलीफ देने और अमीरों पर टैक्स लगाने का बहुत बड़ा हामी था। जब 1779 से 1781 तक वो वजीर खजाना रहा था तो इसने फ्रांस के सारे सूबों में लोकल असेंबलियां कायम कराई थीं। इन्हीं असेंबलियों ने बादशाह की तरफ से नए टैक्स लगाने के फैसले रोके थे। इसी वजह से लोग नेकर को इतना पसंद करते थे कि एक बार जब चर्च के एक ओहदेदार ने नेकर को बुरा भला कहा तो लोगों ने इसे कोड़े मारे। एक औरत ने नेकर के एक मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया तो वहां मौजूद औरतों ने इसके कपड़े फाड़ डाले और मार मार कर इसे लहूलुहान कर दिया। यानी नेकर को वजीर बनाकर बादशाह ने अवाम के दिल जीतने की कोशिश की और ऐसे में जॉक्स नेकर इनकलाबियों की आखिरी उम्मीद था। दूसरा अहम फैसला बादशाह ने यह किया कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास यानी स्टेट्स जनरल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के ऐलान पर अमल का हुक्म दे दिया। बतौर वज़ीर आज़म स्टेट्स जनरल का सारा इंतजाम करने की जिम्मेदारी भी जॉक्स नेकर को मिल गई। हमने पिछली किस्त में आपको दिखाया था कि यह इजलास 1789 में हुआ था, लेकिन स्टेट्स जनरल का इजलास पार्लियामेंट मुंतखब होने के बाद ही होना था। इसलिए फ्रांस में इलेक्शन की तैयारियां जोर पकड़ गई और इसके साथ ही मुल्क में पंफलेट्स का तूफान आ गया। अवाम ने लाखों पंफलेट्स पर अपने मुतालबात लिखकर सारे मुल्क में तकसीम करना शुरू कर दिए। इनमें बड़े मुतालबे टैक्सों में कमी और अवाम को ज्यादा इख्तियारात देने से मुतल्लिक थे। फ्रांस में इलेक्शन का मौसम चल रहा था और इसके साथ टीपू के वफ्द और लुइस द 16 के मुज़ाकरात भी। वफ्द ने बादशाह और दरबारियों से मुलाकात की और इन्हें बताया कि अगर टीपू सुल्तान को 10,000 फ्रांसीसी सिपाही दे दिए जाएं तो वो अंग्रेजों को बर्रे सगीर से निकाल बाहर करेंगे। जब फ्रांस की हुकूमत ने कौमी खजाना खाली होने का रोना रोया तो वफ्द ने इन्हें कहा, आप सिपाही भेजें, इनकी सारी तनख्वाहें और खर्च टीपू सुल्तान बर्दाश्त करेंगे। लेकिन लुइस द 16 खौफजदा था कि फ्रांसीसी अवाम पहले ही जंगों से तंग है, कोई नई जंग शुरू हुई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसने टीपू सुल्तान के वफ्द को मायूस लौटा दिया। हम कह सकते हैं कि अगर उस वक्त फ्रांस टीपू सुल्तान की मदद करता तो शायद हिंदुस्तान का मुस्तकबिल मुख्तलिफ होता। नवंबर 1788 में बादशाह ने जॉक्स नेकर की सिफारिश पर पार्लियामेंट में 3rd स्टेट यानी अवाम के नुमाइंदों की तादाद दुगनी कर दी
अब पार्लियामेंट में नुमाइंदों की कुल तादाद 1214 थी। इनमें चर्च के 308, उमरा के 285 और थर्ड स्टेट के 621 नुमाइंदे शामिल थे। वोटर्स की तादाद 60 लाख थी, लेकिन फिर घरेलू मुलाजिमों और अदाकारों को वोट देने से रोक दिया गया। पेरिस में तो पाबंदी लगा दी गई कि वोट सिर्फ वही डालेगा जिसके पास या तो कोई सरकारी ओहदा हो, यूनिवर्सिटी की डिग्री या फिर वो 6 शिलिंग सालाना टैक्स देता हो। चुनांचे पेरिस के 12,000 वोटर वोट डालने के अहल रह गए। पेरिस के ज्यादातर वोटरों, फ्रांस भर में घरेलू मुलाजमीन और अदाकारों को वोटिंग के अमल से बाहर करने का नतीजा यह निकला कि वोटरों की तादाद 60 लाख से कम होकर 50 लाख रह गई। लेकिन यह तादाद फिर भी बहुत ज्यादा थी। यूरोप में इतने ज्यादा लोगों ने कभी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। फरवरी 1789 में वोटिंग शुरू हुई और यह सिलसिला अप्रैल 1789 तक जारी रहा। इलेक्शन का तरीका यह था कि अवाम ने अपने नुमाइंदे बराह रास्त मुंतखब नहीं करने थे, बल्कि इन्होंने इलेक्टोरल असेंबलियों को सेलेक्ट करना था। इन इलेक्टोरल असेंबलियों ने बाद में पार्लियामेंट के नुमाइंदे सेलेक्ट करने थे, यानी यह एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था। अप्रैल 1789 को पेरिस में इलेक्टोरल असेंबलियों के इजलास शुरू हो गए थे। इसी दौरान रिवेलियन का वाकया भी पेश आया था, जिसकी कहानी हम आपको दिखा चुके हैं। इन हंगामों के दौरान जो पार्लियामेंट मुंतखब हुई, इसमें थर्ड स्टेट के तकरीबन तमाम ही रुकन बादशाह के सख्त खिलाफ थे। इनमें एरस का वो नौजवान भी शामिल था जिसने कभी बादशाह की शान में कसीदे पढ़े थे, लेकिन बादशाह ने इसे नजरअंदाज कर दिया था। इस बात पर इस नौजवान यानी मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को तौहीन का एहसास हुआ था और यह एहसास इसके दिल में जड़ पकड़ चुका था। अब रॉबस्पियर इंतकाम और इनकलाब के मिले जुले जज्बात लेकर असेंबली इजलास में हिस्सा लेने पेरिस पहुंच गया था, जहां बादशाह की गलतियों से ही इनकलाब की तहरीक को हवा मिल रही थी। बादशाह ने पार्लियामेंट बनवा तो दी थी, लेकिन दिल से कबूल नहीं किया था। इसे डर था कि पार्लियामेंट इसके इख्तियारात छीनकर बादशाहत का खात्मा कर देगी, क्योंकि इस पार्लियामेंट में थर्ड स्टेट यानी अवामी नुमाइंदों की अक्सरियत थी जो रोसो के फलसफे से मुतासिर थे, और रोसो का फलसफा तो जाहिर है बादशाहत के खिलाफ था। यही वजह थी कि जब 2 मई 1789 को पार्लियामेंट के नए अराकीन बादशाह से मिले तो बादशाह ने थर्ड स्टेट वालों से सीधे मुंह बात नहीं की। 5 मई को पार्लियामेंट का इजलास होना था। इससे पहले 4 मई को पेरिस के नोटरी डैम चर्च से सेंट लुइस तक एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में पार्लियामेंट के तमाम अराकीन, शाही खानदान के अफराद, बादशाह और मलिका भी शरीक हुए। इस जुलूस को देखने के लिए सारा पेरिस उमड़ आया। लाखों लोग रास्ते के दोनों तरफ खड़े थे या घरों की छतों पर बैठे ये मंजर देख रहे थे। अवाम थर्ड स्टेट के अराकीन को देखकर तो खुशी से नारे लगा रहे थे, लेकिन जब बादशाह और मलिका गुजरे तो औरतों ने मलिका के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ औरतों ने मलिका को चिढ़ाने के लिए ड्यूक ऑफ ऑरलेंस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ड्यूक ऑफ ऑरलेंस एक शहजादे का नाम था जो अवाम की हिमायत करता था। इसने अपनी एक बिल्डिंग भी अवाम को दे रखी थी, जहां अवाम बादशाह के खिलाफ तकरीरें करते थे, और सबसे ज्यादा तकरीरें मलिका की फजूल खर्ची के खिलाफ ही होती थीं। इसलिए हुजूम मलिका को चिढ़ा रहा था। अब जाने ये सच है या अफवाह, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि मलिका लोगों के ताने सुनकर बेहोश होते होते बची। वो संभल तो गई, लेकिन जलसा खत्म होने तक वो अवाम को नफरत से देखती रही। ये जुलूस तो खत्म हो गया, लेकिन अगले रोज पार्लियामेंट का इजलास हुआ जिसमें बादशाह ने तकरीर की। इस तकरीर में बादशाह ने ढके छुपे लफ्जों में अवाम पर बड़ी तनकीद की और कहा कि पुराने दौर और रिवायात को बदलकर तब्दीली की बात करने वाले गलत हैं। ये तकरीर थर्ड स्टेट के लोगों को पसंद नहीं आई। एक नुमाइंदे ने लिखा, अब जंग छिड़ गई है। फ्रांस में 1614 के बाद पहली बाकायदा पार्लियामेंट बनी थी। ये एक तारीखी वाकया था, लेकिन पार्लियामेंट के साथ एक कानूनी मसला था। वो ये कि जब तक पार्लियामेंट के तीनों हिस्से यानी पादरी, उमरा और थर्ड स्टेट मिलकर सेशन में हिस्सा ना लें, तब तक पार्लियामेंट में कोई कानून पास नहीं हो सकता था। बादशाह ने इस कानून का फायदा उठाया और इसके इशारे पर पादरियों और उमरा दोनों ने ही पार्लियामेंट के इजलास का बायकॉट कर दिया। अब थर्ड स्टेट वाले अकेले ही इजलास में जाते थे, लेकिन जाहिर है इस इजलास की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। ये पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बनाने की एक और कोशिश थी, लेकिन इस बार अवाम खामोश नहीं बैठे। अवाम ने एक काम तो ये किया कि पार्लियामेंट के हर इजलास में खुद जाना शुरू कर दिया। असेंबली में सिर्फ थर्ड स्टेट के नुमाइंदे ही आते थे और हॉल के ऊपर बनी गैलरियां खाली रहती थी।
अवाम ने इन गैलरियों पर कब्जा जमा लिया। अब कम से कम 600 लोग रोजाना इजलास देखते। लेकिन ये लोग सिर्फ खामोश तमाशाई नहीं थे, बल्कि वो इजलास में होने वाली हर बात पर खुलकर बात करते थे। जहां असेंबली का कोई रुकन अवाम के मफाद के खिलाफ बोलता तो अवाम इस पर वोटिंग करते और कत्ल की धमकियां देते। बल्कि थर्ड स्टेट में कोई भी फैसला होता तो गैलरी में बैठे अवाम भी जबरदस्ती वोटिंग में हिस्सा लेते। कुछ ही दिनों में असेंबली अमली तौर पर अवाम की गुलाम बन गई। अब थर्ड स्टेट के नुमाइंदे भी अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर सकते थे और अवाम का हाल ये था कि वो थर्ड स्टेट के हक में नारे तो लगाते थे, लेकिन थर्ड स्टेट भी अब इनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती थी। यानी इजहार राय और अपोजिशन का बुनियादी हक, जो जमहूरियत की बुनियाद है, वो खत्म हो गया था। ये बर्दाश्त वाली जमहूरियत नहीं, बल्कि अदम बर्दाश्त वाले एक और तबके की डिक्टेटरशिप थी। असेंबली के अराकीन से अवाम का सुलूक कैसा था, इसका अंदाजा सिर्फ इस मिसाल से लगाएं कि एक बार असेंबली के एक रुकन ने मेजॉरिटी के एक फैसले पर तनकीद की तो गैलरी से एक शख्स ने हॉल में छलांग लगाई और नुमाइंदे का गिरबान पकड़कर बोला, अपनी जुबान बंद करो। इजलास के दौरान अगर अवाम को किसी पर शक होता कि ये अमीर तबके की हिमायत कर रहा है तो वो इसका नाम पर्चियों पर लिख देते। फिर ये पर्चियां असेंबली के बाहर पालकियां उठाने वालों और हाथ रिक्शे खींचने वालों में तकसीम कर दी जाती। ये लोग सारे शहर में घूमते थे और जो मिलता इसे ये नाम बता देते। और इस तरह अक्सरियत से मुख्तलिफ राय रखने वाले अवामी नुमाइंदे को, जिसे थर्ड स्टेट ही से मुंतखब किया गया होता था, इसे एक ही दिन में पूरे शहर में बदनाम कर दिया जाता, जिससे इसका जीना दो भर हो जाता। ये तो था थर्ड स्टेट का हाल, यानी उन लोगों का जो पार्लियामेंट के इजलास में जा रहे थे। लेकिन जो नहीं जा रहे थे, यानी पादरी और उमरा, इनके खिलाफ अवाम ने गलियों बाजारों में जंग छेड़ दी थी। लोगों ने एक पादरी को सरेआम पैरों तले कुचला। पुलिस के मुखबिर को फवारे के तालाब में गोते दिए गए। 25 जून को लोगों ने पेरिस के आर्च बिशप की बग्गी पर पथराव किया। ड्राइवर ने बग्गी भगाई और घर तक पहुंच गया, लेकिन पीछे आने वाले लोगों ने घर को घेरे में लेकर खिड़कियां दरवाजे तोड़ दिए और बिशप को मजबूर किया कि वो थर्ड स्टेट के नुमाइंदों का साथ देने की हामी भरे। बादशाह के एक सेक्रेटरी और वजीर के खिलाफ तो इतनी हुटिंग हुई कि वो सेक्रेटरी साहब सदमे से ही वफात पा गए। बाद में आर्च बिशप को भी कत्ल कर दिया गया। ये सब तो जारी था, लेकिन जाहिर है पार्लियामेंट कानून साजी के बगैर ज्यादा देर नहीं चल सकती थी। इन हालात में भी थर्ड स्टेट के लोगों ने एक अनोखा फैसला किया जिसने फ्रांस की तारीख ही बदल डाली। वो फैसला ये था कि पादरियों और उमरा को आखिरी बार मुश्तरका इजलास की दावत दी जाए और अगर वो इजलास में शरीक ना हो तो थर्ड स्टेट को ही असेंबली करार देकर नया हलफ उठाया जाएगा और कानून साजी शुरू हो जाएगी। यानी पार्लियामेंट के बाकी दोनों हिस्सों, पादरियों और उमरा को पार्लियामेंट से ही निकाल दिया जाएगा। चुनांचे पादरियों और उमरा को आखिरी बार इजलास में आने की दावत दे दी गई, लेकिन बहुत थोड़े पादरी और उमरा ही इजलास में आए। अब थर्ड स्टेट के पास एक्शन लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। चुनांचे 17 जून को थर्ड स्टेट ने अपने आप को कौमी असम्बली करार देकर सारे इख्तियारात अपने कंट्रोल में लेने का ऐलान कर दिया। 20 जून को नई कौमी असम्बली ने हलफ उठाना था, लेकिन जब वो असम्बली हॉल पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वहां ताले लगे हुए हैं। ये लोग असम्बली हॉल के करीब बने एक टेनिस कोर्ट में चले गए और वहां हलफ उठा लिया। इस हलफ को फ्रांस की तारीख में टेनिस कोर्ट ओथ कहते हैं। यूं समझ लें कि अमेरिका के ऐलान आज़ादी या 3 जून 1947 को पाकिस्तान और भारत के क़याम के मंसूबे की जो अहमियत है, टेनिस कोर्ट ओथ भी फ्रांस के लिए वैसा ही अहम है। टेनिस कोर्ट ओथ के साथ ही फ्रांस में अब बादशाह से ज़्यादा अवामी नुमाइंदे ताकतवर हो चुके थे। बहुत से उमरा और पादरी भी नई असम्बली के साथ जा मिले। बादशाह ने मजबूरी में इस नई असम्बली को मान तो लिया, लेकिन असल में वो असम्बली को अपना दुश्मन ही समझता था। इसलिए बादशाह के हुक्म पर फ्रांसीसी फौज ने पेरिस को घेरे में ले लिया। अब फ्रांस में 2 हुकूमतें बन गई थीं। एक तरफ बादशाह, इसके दरबारी और पादरी थे जिनकी हुकूमत फौज की ताकत से कायम थी, और दूसरी तरफ अवामी पार्लियामेंट थी जो अवाम की ताकत से कायम थी। अब जंग तय थी। शाही फौज पेरिस के गिर्द घेरा तंग कर रही थी। चुनांचे अवाम ने भी अपनी फौज बनाना शुरू कर दी। पेरिस में 48,000 अफराद को अवामी इनकलाबी फौज में भर्ती किया गया। और जानते हैं इनकलाबी फौज के लिए हथियार कहां से खरीदे गए? चोरों और डाकुओं से। एक बंदूक 3 लेवरिस, एक सेबर तलवार 12 साउ
और एक पिस्टल की भी इतनी ही कीमत लगी, लेकिन यह असलहा काफी नहीं था। अब अवाम की नजरें बिस्तील के कैद खाने पर पड़ी, जहां असलहे का एक बड़ा जखीरा मौजूद था। अवाम शायद बिस्तील पर हमला ना ही करते, लेकिन मसला यह हुआ कि 12 जुलाई को बादशाह ने अवाम के हामी वजीर जॉक्स नेकर को बरतरफ कर दिया। जब यह खबर पेरिस में पहुंची तो लोग ड्यूक ऑफ ऑर्लेंस और नेकर के मुजस्मे उठाकर शहर में नारेबाजी करने लगे। पेरिस के अंदर मौजूद शाही महल, जिसे ट्यूलरी पैलेस कहते थे, इसका रास्ता कुर्सियों से बंद कर दिया गया। असलहे की सारी दुकानों, बेकरियों और वाइन शॉप्स को भी लूट लिया गया। फ्रेंच गार्ड्स के कुछ दस्तों ने भी बगावत करके अपने ही साथियों पर फायरिंग कर दी। अरकान पार्लियामेंट भी अवाम को मुसल्लह होने के लिए कह रहे थे। लोग अमीरों के घरों के दरवाजे खटखटा कर कहते थे हथियार और रोटी दो, और जहां से कुछ ना मिलता वहां तोड़ फोड़ शुरू हो जाती। 2 रोज तक शहर में बहुत लूट मार हुई। गलियों में मलबे और टूटे फूटे सामान के ढेर लग गए। लोग दुकानों से लूटी हुई शराब के जाम भर भर कर खुद भी पी रहे थे और करीब से गुजरने वालों को भी पिलाते थे, बल्कि जबरदस्ती पिलाते थे। सड़कों पर फेंके गए वाइन ड्रम्स के टपकने से गलियों में कीचड़ हो गया था। गटरों में भी शराब बह रही थी। एक तरह से पूरा पेरिस ही शराब में डूब चुका था। फिर सूरज तुलू हुआ 14 जुलाई 1789 का। बिस्तील के गार्ड्स ने देखा कि सैकड़ों लोग कैद खाने के सामने जमा हो चुके हैं। ये लोग बिस्तील पर कब्जा करने और इसमें मौजूद असलहा लूटने आए थे, लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि बिस्तील बहुत मजबूत किला था। 8 टावर, 40 से 100 फुट तक बुलंद और 30 फुट मोटी दीवारों और 80 फुट चौड़ी खंदक के साथ बिस्तील अवाम के लिए नाकाबिले तस्खीर किला था। किले की हिफाजती दीवार के अंदर एक बड़ा सहन था, जिसमें दाखिल होने के लिए एक ड्रॉ ब्रिज या जंजीरों से गिराया जाने वाला पुल इस्तेमाल होता था। सहन के बाद किला शुरू होता था, जिसके अंदर दाखिल होने के लिए एक दूसरा ड्रॉ ब्रिज इस्तेमाल होता था। कैद खाने में इन दिनों सिर्फ 7 कैदी रह गए थे, और वो भी कोई सियासी कैदी नहीं, बल्कि जराइम पेशा लोग थे। किले की हिफाजत के लिए भी सिर्फ 120 फौजी तैनात थे, जिनमें से ज्यादातर बूढ़े और रिटायर्ड फौजी थे। किले के सामने जमा होने वाले लोगों की तादाद तो कोई 900 के करीब थी, लेकिन तमाशा देखने के लिए हजारों लोग गलियों और सड़कों में इकट्ठे हो गए थे। हैरत अंगेज बात यह थी कि अमीर घरानों की औरतें भी अपनी बगियों में वहां आईं और बगियों को दूर छोड़कर तमाशा देखने वालों में शामिल हो गईं। हमलावरों ने किले के 49 साला गवर्नर से कहा कि वो हथियार डालकर किला अवाम के हवाले कर दे। जो लोग गवर्नर के पास पैगाम लेकर गए थे, गवर्नर इनसे बड़ी इज्जत से पेश आया। इसने अवाम के वफ्द को अपने साथ लंच करने की दावत भी दी। अवाम ने किले पर फायरिंग भी की, लेकिन गवर्नर ने जवाबी फायरिंग का हुक्म नहीं दिया, बल्कि इसने किले में मौजूद फौजियों को भी हुक्म दिया कि जब तक इन पर हमला ना हो वो फायरिंग ना करें। लोगों ने गवर्नर की नरमी का पूरा फायदा उठाया और वो पहले जंजीरों से बने पुल यानी ड्रॉ ब्रिज पर कब्जा करके किले के सहन में दाखिल हो गए। फ्रेंच गार्ड्स के बागी भी अवाम से मिल चुके थे। बागी फौजियों की मदद से ही अवाम 2 तोपें भी किले के सहन में ले आए और किले पर बमबारी करने लगे, लेकिन किले की दीवारें बहुत मजबूत थीं। इस पर फायरिंग और गोलाबारी का कोई असर नहीं हुआ। जब अवाम ने यह हाल देखा तो वो दूसरे ड्रॉ ब्रिज पर भी चढ़ने लगे ताकि इसके जरिए किले में दाखिल हो सकें। अब गवर्नर को मजबूरन जवाबी फायरिंग का हुक्म देना पड़ा। पहले गवर्नर ने अवाम को वार्निंग दी कि वो फायरिंग का हुक्म देने वाला है, लेकिन अवाम पीछे नहीं हटे तो किले के मुहाफिजों ने फायरिंग शुरू कर दी। किले में बैठे फौजियों के लिए आसानी यह थी कि वो बुलंदी से अवाम को आसानी से निशाना बना सकते थे, जबकि अवाम की फायर की गई गोलियां इन तक पहुंचती ही नहीं थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाली लड़ाई में 100 के करीब हमलावर मारे गए, जबकि किले के मुहाफिजों में से सिर्फ 1 फौजी हलाक हुआ। अवाम शायद इस किले को कई हफ्तों तक भी फतह न कर पाते, लेकिन बिस्तील का गवर्नर खून खराबे से जल्द ही उकता गया। एक मौके पर इसने फैसला किया कि बिस्तील में मौजूद बारूद को आग लगाकर सारे किले को तबाह कर दिया जाए ताकि ये असलहा अवाम के हाथ ना लगे। अगर वाकई गवर्नर ऐसा कर देता तो वो और इसके फौजी तो मारे ही जाते, लेकिन इर्द गिर्द खड़े हजारों लोगों की जिंदगियां भी खतरे में पड़ जाती। लेकिन गवर्नर के एक साथी ने इसे ऐसा करने से रोक दिया। दिलचस्प बात यह है कि जब किले के मुहाफिज अपनी बुलंद पोजीशन से नीचे देखते तो यूं लगता जैसे पूरा पेरिस इनके मुकाबले पर आ गया है।
इन्हें अंदाजा ही नहीं हो सका कि लड़ने वाले सिर्फ 900 लोग थे, बाकी तो तमाशा देखने वाले थे। लेकिन बस्तील के गवर्नर ने अवामी दबाव को देखते हुए आखिरकार हथियार डालने का फैसला कर लिया। इसने अवाम से वादा लिया कि वो कोई खून खराबा नहीं करेंगे और फिर इसके हुक्म पर किले के दरवाजे खुल गए। ये गवर्नर की जिंदगी की आखिरी गलती थी। जोश में भरे अवाम अंदर दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अवाम इतने पुरजोश थे कि इनकी फायरिंग से इनके अपने ही कई लोग भी मारे गए। इन लोगों ने किले में मौजूद स्विस गार्ड्स को तो कैदी बना लिया, लेकिन बूढ़े फौजियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। जिस शख्स ने गवर्नर को किला उड़ाने से मना करके हजारों लोगों की जान बचाई थी, इसे तलवार घोंपकर फांसी पर लटका दिया गया। फिर इसके हाथ काटकर गलियों में घुमाए गए। किले के अफसरों को गलियों में बेदर्दी से घसीटा गया और इनमें से 5 अफसरों और 3 सिपाहियों को कत्ल कर दिया गया। अब गवर्नर का हाल भी जानिए। लोग इसे घसीटते हुए बाहर लाए और इसे ठोकरों पर रख लिया। कोई कह रहा था इसे लटका दिया जाए, किसी ने कहा इसे घोड़े की दुम के साथ बांधकर घसीटा जाए। जब तकलीफ और बेबसी गवर्नर के काबू से बाहर हो गई तो इसने चीख कर कहा, मुझे मार दो। और इसके साथ ही इसने इस शख्स को ठोकर मारी जिसने इसे पकड़ रखा था। इस पर लोगों ने गवर्नर के जिस्म में संगीनें घोंपकर इसे जिंदगी से आजाद कर दिया। वो इसकी लाश को भी ठोकरें मारते हुए कह रहे थे, ये गद्दार है, हमें इसका सर चाहिए। जिसे गवर्नर ने ठोकर मारी थी, इसने किसी से तलवार मांगकर गवर्नर के गले पर वार किया, लेकिन कुंद तलवार काम न कर सकी तो इसने चाकू से गवर्नर की गर्दन उतार दी। सर पर गवर्नर का नाम लिखा और एक नेज़े पर टांग कर गलियों में घुमाया गया। हुजूम इस सर को बस्तील से कुछ दूर नस्ब अंग्रेज बादशाह हेनरी IV के मुजस्समे के सामने लेकर गया और इसे 3 बार मुजस्समे के सामने झुकाकर कहा, अपने आका को सलाम करो। अवाम ने बस्तील में असलहे का जखीरा भी लूट लिया और फिर जानते हैं इन्होंने क्या किया? अवाम ने किले को तोड़ना शुरू कर दिया। किले का एक एक पत्थर उखाड़ लिया गया और कुछ ही अरसे में इस मजबूत किले का नामो निशान तक मिट गया। आज अगर आप कभी पेरिस जाएं तो जिस जगह हेनरी IV और सेंट एंटनी की सड़कें मिलती हैं, इस जगह एक चौक है जिसमें एक मीनार बना है। इस जगह को प्लेस डी लॉ बस्तील कहते हैं। ये वो जगह है जहां कभी बस्तील का किला हुआ करता था। आज किले की याद में सिर्फ ये मीनार मौजूद है जो बस्तील की तबाही के 3 बरस बाद तामीर हुआ था, जबकि असली किले के ये चंद पत्थर ही बाकी हैं। बस्तील की तबाही इनकलाब फ्रांस का अहम तरीन वाक़या था। फ्रांस में आज भी 14 जुलाई को बस्तील डे मनाया जाता है। इस मौके पर अवामी छुट्टी होती है, परेड मुनक्किद की जाती है, लड़ाका तैयारे परवाज भरते हैं और अवाम जी भर के खुशियां शेयर करते हैं। बस्तील की तबाही को 200 बरस से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन बस्तील में जो कुछ हुआ ये तो अभी शुरुआत थी। इस वाक़े ने फ्रांस में बादशाहत की बुनियादें हिला कर रख दी थी और फिर वो वक्त भी आया जब हज़ारों औरतें शाही महल की तरफ बढ़ने लगीं। फिर क्या हुआ? हुक्मरान अवाम के कैदी कैसे बने? जब अवाम का हीरो वापस आया तो क्या मंजर था? और ये अवाम का हीरो था कौन? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगली किस्त में। 17 जुलाई 1789 का दिन पेरिस में बस्तील के किले पर अवाम के कब्जे को यह 3रा दिन है और शहर की सड़कों पर एक अजीब मंजर है। वो बादशाह जो पहरेदारों और मुलाजमों के बगैर महल से बाहर नहीं निकलता था, आज सर झुकाए शहर में इस तरह दाखिल हो रहा है कि इसकी बग्गी को कौमी असम्बली के अराकीन ने घेर रखा है। रास्ते के दोनों तरफ 2 लाख मर्द और औरतें हाथों में हथियार उठाए खड़े हैं, लेकिन वो बादशाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि इसकी बग्गी के आगे घोड़े पर कौम का हीरो बैठा है जिसके हाथ में चमकती हुई तलवार है, जो देखने वालों को चैलेंज कर रही है कि हिम्मत है तो बादशाह को हाथ लगा कर दिखाओ। ये कौम का हीरो कौन है और अवाम इसे इतनी इज्जत क्यों दे रहे थे? मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और देखो सुनो जानो की सीरीज इनकलाब फ्रांस की आज आखिरी किस्त में हम आपको ये दिखाएंगे कि फ्रांसीसी तारीख के पहले इनकलाब का अंजाम क्या हुआ, सजाए मौत की मुखालफत करने वाले कातिल कैसे बने और ये क्यों कहा जाता है कि इनकलाब अपने ही बच्चे खा जाता है। बादशाह की बग्गी के आगे चलने वाला हीरो असल में फ्रांसीसी जर्नैल मार्क्स डी लॉफेट है।
इनकलाब फ्रांस से 8 साल पहले जब फ्रांस ने अमेरिका की जंग आज़ादी में मुदाखलत की तो लाफेट ने अंग्रेज़ों को शिकस्त दी थी, इसलिए वो कौम का हीरो था। फिर जब इनकलाब आया तो लाफेट ने इनकलाबियों का साथ दिया। पेरिस की इनकलाबी फौज भी इसी ने बनाई थी और इसे नीले, सफ़ेद और सुर्ख रंग वाला निशान दिया था, जो फिर इनकलाब की पहचान बना। और आज फ्रांस का परचम भी इन्हीं रंगों पर मुश्तमिल है। तो ये लाफेट ही था जिसने बादशाह को इसकी जिंदगी की जमानत दी थी। इसीलिए बादशाह पेरिस आ गया ताकि आवाम को यकीन दिला सके कि वो इनकलाबियों का दुश्मन नहीं है। अलबत्ता हिफाजत की जमानत मिलने पर भी बादशाह डर रहा था कि आवाम इसे मार डालेंगे, इसलिए वो पेरिस आने से पहले अपनी वसीयत तक लिखवा आया था और चर्च में भी आखिरी बार हाजिरी दे आया था कि शायद अब इसे वापसी नसीब ना हो। लेकिन लाफेट की वजह से बादशाह की जान बच गई। पेरिस पहुंचकर बादशाह ने अवाम के जम्मे गफीर के सामने वादा किया कि वह कौमी असम्बली का हर फैसला मानेगा। लेकिन हम दिखा चुके हैं कि बादशाह अपने फैसलों पर कायम रहने वाला इंसान नहीं था। चुनांचे जब अगले माह अगस्त में फ्रांस की कौमी असम्बली ने इंसानी हुकूक का चार्टर मंजूर किया तो बादशाह ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। इस चार्टर में तमाम शहरियों को बराबरी के हुकूक, इजहार राय और मजहब की आज़ादी दी गई थी। लेकिन जब बादशाह ने इस चार्टर को नहीं माना तो अवाम ने यही समझा कि बादशाह ने अपना वादा तोड़कर कौम को धोखा दिया है। चुनांचे 5 अक्टूबर को आवाम ने वारसाई के महल के सामने धरना दे दिया। इस एहतजाज में कोई 30,000 के करीब खवातीन भी शामिल थीं, बल्कि ये खवातीन ही थीं जो पहले एहतजाज करते हुए वारसाई महल तक आई थीं। फिर सारे पेरिस से लोग वारसाई पहुंचने लगे। अवाम का धरना सारी रात जारी रहा। लाफेट की क़यादत में इनकलाबी फौज के दस्ते भी महल में पहुंच गए। हालत यह थी कि बादशाह और मलिका महल की बालकोनी में खड़े अवाम का जम्मे गफीर देख रहे थे और खौफजदा थे कि इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन इस मौके पर लाफेट ने आगे बढ़कर मलिका का हाथ चूम लिया। यूरोप में खवातीन को इज्जत देने के लिए इनका हाथ चूमा जाता है। चुनांचे जब लाफेट ने मलिका की इज्जत अफजाई की तो अवाम का जोश भी ठंडा हो गया। शाही खानदान की जान तो बच गई, लेकिन अवाम ने शाही खानदान को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें वारसाई के महल से पेरिस ले आए, जहां इन्हें ट्यूलरी पैलेस में ठहरा दिया गया। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि फ्रांस में हालात कंट्रोल में आ चुके हैं, लेकिन दुनिया में हर इनकलाब के साथ ये मसला रहा है कि वो पुरअमन नहीं रह सकता, क्योंकि पुराने निज़ाम के हामी नए निज़ाम को दिल से कबूल नहीं कर पाते और इनकलाबियों में ये हौसला नहीं होता कि वो पुराने निज़ाम के लोगों को बर्दाश्त कर सकें। फ्रांस में भी यही हुआ। एक तरफ तो बादशाह के हामियों ने सारे मुल्क में हंगामे शुरू कर दिए, तो दूसरी तरफ इनकलाबियों ने भी अपने सियासी मुखालफिन और पादरियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। इन हंगामों ने कौमी असम्बली में एक नए ग्रुप को सर उठाने का मौका दिया, जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। इस क्लब के लोग इनकलाब के कट्टर हिमायती थे और इनकलाब के खिलाफ बोलने वाले हर शख्स को सजाए मौत से कम किसी सजा पर राजी नहीं होते थे। और इस ग्रुप का सरबराह था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। जी हाँ, वही रॉबस्पियर जिसने कभी बादशाह की शान में कसीदा पढ़ा था, आज वो बादशाह का सबसे बड़ा मुखालिफ था। रॉबस्पियर के मुतालिक मशहूर था कि वो करप्ट है, ना ही कोई इसे करप्ट बना सकता है, यानी वो करप्शन से बिल्कुल पाक है। रॉबस्पियर इब्तिदा में लोगों को बराबरी के हुकूक देने का जबरदस्त हामी और सजाए मौत का सबसे बड़ा मुखालिफ था। रॉबस्पियर को एक बार जज भी बनाया गया था, लेकिन इसने सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो लोगों को सजाए मौत नहीं दे सकता था। अब यही रॉबस्पियर जैकोबिन क्लब को लीड कर रहा था, लेकिन इसके ख्यालात बदल चुके थे और इन्हीं बदले हुए ख्यालात ने सारे फ्रांस को एक खूनी दौर में धकेल दिया, जिसे रेन ऑफ टेरर या दहशत का दौर कहते हैं। और इस दौर में एक ऐसा आला भी सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आज भी इस आले का नाम दुनिया भर में दहशत की अलामत है। यह आला था ग्लोटीन। यह आला एक फ्रांसीसी सियासतदान और डॉक्टर जोसेफ एग्नेस ग्लोटीन ने एक जर्मन इंजीनियर टोबिस श्मेडिट के साथ मिलकर तैयार किया था और अपने नाम पर इसका नाम ग्लोटीन रखा था। यह लोगों को सजाए मौत देने का आला था, जिसमें कैदी को लकड़ी के शिकंजे में कसकर इस पर एक ब्लेड गिराया जाता था और सर कटकर सामने मौजूद टोकरी में गिर जाता था। सितम ज़रीफ़ी देखिए
कि गिलोटीन जिसका ख्याल करके आज भी लोग खौफजदा हो जाते हैं, इसे इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों को तकलीफ दे मौत ना देनी पड़े। क्योंकि जिस दौर में यह आला बना था, इस दौर में सारे यूरोप में लोगों को बड़े जालिमाना तरीकों से सजाए मौत दी जाती थी, जिसमें जिंदा जलाने से लेकर घोड़ों से बांधकर बाजू और टांगे उखाड़ लेने समेत कई गैर इंसानी और खतरनाक सजाएं शामिल थी। ऐसे में गिलोटीन को लगा कि इसने सजाए मौत का ऐसा तरीका इजाद कर लिया है जिससे किसी को भी बहुत आसानी से बगैर तकलीफ के मारा जा सकता है। 10 अक्टूबर 1789 को गिलोटीन ने अपने इस आले के मुतालिक कौमी असम्बली को बताया और कहा यह लोगों को सजाए मौत देने का सादा तरीन तरीका है। और फिर फ्रांस में हर मुजरिम की गर्दन गिलोटीन से कटने लगी। दहशत के दौर में तो यह आला इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ कि इसे नेशनल रेजर या कौमी उस तरह का लक़ब दे दिया गया। अब गिलोटीन अपने शिकारों पर गिरने के लिए तैयार था। उधर फ्रांस के हालात तेजी से खराब हो रहे थे और फिर बादशाह की एक गलती ने जलती पर तेल का काम कर दिया। हुआ यूं कि 21 जून 1791 को बादशाह लुइस द 16 अपने महल के गार्ड्स को रिश्वत देकर खानदान समेत फरार हो गया। अपने बिस्तर पर इसने एक खत छोड़ दिया था जिसमें कहा गया था कि इसकी जान को खतरा है और हालात ठीक होने तक वो पेरिस वापस नहीं आएगा। बादशाह के फरार पर अवाम बहुत ज्यादा मुश्तिल हो गए और ये अफवाहें फैल गईं कि बादशाह असल में गैर मुल्की ताकतों से मिलकर फ्रांस की इनकलाबी हुकूमत को ख़त्म करना चाहता है। इन अफवाहों में कुछ सच्चाई भी थी, क्योंकि फरार के बाद बादशाह की मंजिल सरहदी किला मोंटमेडी था। इस जमाने में ऑस्ट्रियन एम्पायर की हुदूद फ्रांस से मिलती थी और ऑस्ट्रिया पर मलिका मैरी एंटोनेट के भाई लियोपोल्ड दोयम की हुकूमत थी। ऐसी खबरें थीं कि मोंटमेडी के किले में बादशाह के हिमायती जमा हो रहे हैं और ऑस्ट्रिया की मदद से फ्रांस के खिलाफ जंग शुरू कर देंगे। मामला जो भी था, बादशाह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। पेरिस से 180 मील दूर वर्नेस में एक पोस्ट मास्टर ने इसे पहचान लिया। इनकलाबी फौज ने शाही खानदान को गिरफ्तार करके वापस पेरिस भेज दिया, लेकिन अब बादशाह की इज्जत खत्म हो चुकी थी और लोग इसे खुलेआम गद्दार कह रहे थे। यही नहीं, फ्रांस की इनकलाबी हुकूमत ने ऑस्ट्रिया पर बादशाह की मदद का इल्ज़ाम लगाकर अप्रैल 1792 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। यूं फ्रांस एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जिसका अंजाम तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं था। ये जंग शुरू से ही फ्रांस को महंगी पड़ी। हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की तीसरी और चौथी किस्त में आपको दिखा चुके हैं कि फ्रांसीसी फौज इनकलाब की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थी। चुनांचे जब इस फौज का मुकाबला ऑस्ट्रिया की वेल ऑर्गेनाइज्ड फौज से हुआ तो कई जगहों पर फ्रांसीसी सिपाही लड़ाई से पहले ही मैदान छोड़कर भाग गए। इस दौरान जर्मन रियासत प्रोएशिया की फौज भी फ्रांस में दाखिल हो गई। फ्रांस के इलाकों लॉन्गवे और वर्दोन समेत कई अहम इलाकों पर इत्तेहादी फौज का कब्जा हो गया। प्रोएशिया के जनरल ड्यूक ऑफ ब्रॉन्ज़क ने तो यह ऐलान भी कर दिया कि इत्तेहादी फौज फ्रांस के बादशाह लुइस या लुई द 16 को अवाम की कैद से रिहाई दिलाकर इसकी हुकूमत बहाल करना चाहती है। इसने यह भी कहा कि आइंदा जो बादशाह का हुक्म नहीं मानेगा इसे सजा मिलेगी। जब फ्रांसीसी आवाम को इस ऐलान का पता चला तो उन्होंने ट्यूलरी पैलेस पर हमला करके बादशाह को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन 13 अगस्त को कौमी असम्बली के हुक्म पर बादशाह और मलिका को बाकायदा गिरफ्तार करके पेरिस के एक कैद खाने जिसे टेम्पल कहा जाता था वहां मुंतकिल कर दिया गया। यही नहीं, बादशाह से हमदर्दी दिखाने पर जनरल लॉफेट को भी, जो कि कौम का हीरो था, बेइज्जत करके इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया और आखिर लॉफेट को जला वतन होना पड़ा। 21 सितंबर को असेंबली ने बादशाहत खत्म कर दी। ये फैसला तो दुरुस्त था, लेकिन वक्त के साथ फ्रांस के खराब हालात के पेश नज़र इनकलाबी हुकूमत से कुछ ऐसे सख्त फैसले भी हो गए जो इनकलाब की रूह के खिलाफ थे। हुकूमत ने मुल्क का नया आइन, जो कि 1791 में बनाया गया था और जिसमें तमाम शहरियों के हुकूक की जमानत दी गई थी, इसे मुअत्तल करके मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। इसके साथ ही एक कमेटी बनाई गई जिसे कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी का नाम दिया गया था। इस कमेटी में पहले 8 अरकान थे, बाद में इनकी तादाद 12 कर दी गई। इस कमेटी को मार्शल लॉ के तहत जंग शुरू करने और मुखालिफिन को सजाएं देने समेत ऐसे तमाम इख्तियारात दिए गए जो आम तौर पर डिक्टेटरों को ही हासिल होते हैं। यानी अब सिर्फ 12 आदमी सारे फ्रांस पर हुकूमत कर रहे थे और इनके पास ऐसे इख्तियारात थे कि वो किसी की भी जान तक ले सकते थे और उन्होंने इन इख्तियारात का दिल खोल कर इस्तेमाल भी किया।
रॉबस्पियर इस कमेटी का सबसे ताकतवर रुकन था। वो लोगों को कायल करने और अपने साथ मिलाने की जबरदस्त सलाहियत रखता था और कमेटी के ज्यादातर अरकान इसके साथ थे। चुनांचे वो एक तरह से कमेटी का डिफेक्टो सरबराह बन गया था और मुल्क में मनमाने फैसले नाफिज कर रहा था। रॉबस्पियर समझता था कि इनकलाब को बचाने का वाहिद रास्ता यह है कि माजूल बादशाह को कत्ल कर दिया जाए। रॉबस्पियर की इस सोच की वजह यह थी कि फ्रांस के हालात इनकलाबी हुकूमत के काबू से बाहर हो चुके थे। पहले तो अवाम बादशाह और इसके हामियों पर इल्ज़ाम लगाते थे कि इनकी लूट मार की वजह से गरीबों को रोटी नहीं मिलती, लेकिन अब वो नई हुकूमत से पूछते थे कि अब तो इख्तियार तुम्हारे हाथ में है, तो फिर भी रोटी सस्ती नहीं हो रही, गरीब भूखे मर रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला ये था कि इनकलाबी हुकूमत ने कर्जों में डूबे हुए मुल्क को ऑस्ट्रिया और क्रोएशिया के खिलाफ नई जंग में धकेल दिया था। बल्कि बरतानिया ने भी फ्रांस पर चढ़ाई कर दी थी, यानी हालात खराब से खराब तर होते जा रहे थे। तो इन हालात को कंट्रोल करने के लिए इनकलाबियों ने एक नया तरीका अपनाया। सारे फ्रांस में यह मशहूर किया जाने लगा कि माजूल बादशाह जेल में बैठकर भी मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है। मुल्क के खराब हालात के जिम्मेदार माजूल बादशाह की हिमायती हैं, जो बादशाह को वापस लाने के लिए गैर मुल्की ताकतों से मिलकर मुल्क में रोटी समेत दूसरे बहरान पैदा कर रहे हैं। इसलिए माजूल बादशाह पर गद्दारी का मुकदमा चलाकर इसे सजाए मौत देनी चाहिए। ये हरबा काम कर गया। लोग एक बार फिर माजूल बादशाह को ही अपने मसाइल का जिम्मेदार करार देने लगे और हर तरफ बादशाह को मार डालो की सदाएं बुलंद होने लगी। माजूल बादशाह के खिलाफ पूरा ग्राउंड बनाने के बाद दिसंबर 1792 में लुई द 16 का ट्रायल शुरू कर दिया गया। लुई ने फरार की जो कोशिश की थी, इसे भी गद्दारी के मुकदमे में शामिल कर लिया गया। कहते हैं लुईस द 16 को मालूम था कि इसे हर सूरत में सजाए मौत ही दी जाएगी, फिर भी इसने अपने वकीलों से कहा कि वो इसका दिफा करें और हर इल्ज़ाम का जवाब दिया जाए, ताकि फ्रांस के लोग याद रखें कि इनका बादशाह अच्छा था। माजूल बादशाह को गैर मुल्की फ़ौज से अब मदद की ज़्यादा उम्मीद नहीं रही थी, क्योंकि फ्रांसीसी फ़ौज ने कई शिकस्तें खाने के बाद बिल आखिर 20 सितंबर 1792 को फ्रांस के शिमाल मशरक़ी इलाके वाल्मे में क्रोशियन फ़ौज को शिकस्त देकर इत्तेहादियों को वक्ती तौर पर फ्रांस से निकाल बाहर किया था। चुनांचे इनकलाबी हुकूमत ने बेफिक्र होकर माजूल बादशाह का ट्रायल शुरू किया, लेकिन लुई को किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, बल्कि कौमी असम्बली, जो अब नेशनल कन्वेंशन कहलाती थी, ने ही इसका ट्रायल शुरू किया। इस वक्त माजूल बादशाह का बदतरीन दुश्मन रॉबस्पियर नेशनल कन्वेंशन का नायब सदर था, यानी लुई के बच निकलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। दिसंबर 1792 में ट्रायल शुरू हुआ था। अगले माह यानी 15 जनवरी 1793 से नेशनल कन्वेंशन में वोटिंग शुरू हो गई कि माजूल बादशाह को सजाए मौत दी जाए या नहीं। ये वोटिंग कई रोज चली। नेशनल कन्वेंशन के 721 अरकान ने माजूल बादशाह की जिंदगी का फैसला करना था। आखिरी दिन होने वाली वोटिंग में नेशनल कन्वेंशन के 380 अरकान ने सजाए मौत के हक में और 310 ने रहम के हक में वोट दिया, जबकि 31 अरकान ने वोट नहीं डाला। इक्कीस जनवरी को बादशाह को गिलोटीन की तरफ ले जाया गया। लुई द 16 को सजाए मौत दी जाने वाली थी, लेकिन वो खौफजदा नहीं था। वो एक बादशाह की तरह पूरे वकार से हजारों लोगों के सामने से होता हुआ गिलोटीन तक पहुंचा। इसने वहां खड़े होकर कहा कि वो अपने कातिलों को मुआफ करता है और अगर इसका खून बहने से लोगों को खुशी मिलती है तो वो इसके लिए भी तैयार है और इसे उम्मीद है कि इसका खून करने पर फ्रांस के लोगों पर कोई अजाब नाजिल नहीं होगा। वो मजीद कुछ कहना चाहता था, लेकिन नेशनल गार्ड्स ने जानबूझकर फौजी म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया और बादशाह की आवाज़ शोर में दब गई। फिर गिलोटीन के एक ही बार ने बादशाह का सर तन से जुदा कर दिया। माजूल बादशाह के बाद इनकलाबियों ने मलिका को भी माफ़ नहीं किया। लुई द 16 की मौत के 9 माह बाद एक इनकलाबी ट्रिब्यूनल में मलिका का भी ट्रायल हुआ। मलिका को भी अपना अंजाम मालूम था, लेकिन इसने अपना दिफा नहीं किया और अपने ट्रायल के दौरान ज़्यादातर खामोश रही। कहा जाता है कि मलिका पर कौमी ख़जाना तबाह करने, इनकलाबी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशों और स्कैंडल्स के जितने भी इल्ज़ामात थे, इनमें से एक का भी सबूत मौजूद नहीं था। इनकलाबी मलिका को अंजाम तक पहुँचाने के लिए कुछ अखलाकी हुदूद भी पार कर गए। उन्होंने मलिका के 8 साला बेटे लुई चार्ल्स से ज़बरदस्ती अदालत में बयान दिलवाया कि मलिका ने इससे भी नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए थे। इस घिनौने इल्ज़ाम पर मलिका खामोश नहीं रह सकी।
और इसने इल्ज़ाम को सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अदालत में मौजूद तमाम माओं की तौहीन करार दिया। बहरहाल फैसला तयशुदा था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि मलिका पर जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं इनमें वो मुजरिम साबित होती है, चुनांचे इसे सज़ाए मौत सुना दी गई। इनकलाबियों को मलिका को मारने की इतनी जल्दी थी कि मलिका का ट्रायल सिर्फ 2 रोज़ जारी रहा, यानी 14 और 15 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को सज़ाए मौत दे भी दी गई। वो मलिका जो हमेशा आरामदेह बग्गियों में सफ़र करने की आदी थी, इसे लकड़ी के एक छकड़े में बिठाकर गिलोटीन तक ले जाया गया। इसके बाल भी काट दिए गए थे और इसे मुजरिमों जैसा लिबास पहनाया गया था, लेकिन वो बेखौफ थी। पूरे एतमाद के साथ गिलोटीन तक पहुंची और अपनी जान दे दी। आज तक फ्रांसीसी बादशाह और मलिका के ट्रायल पर सवालात उठाए जाते हैं और बहुत से लोग समझते हैं कि इनके साथ इंसाफ नहीं किया गया। बहरहाल माजूल बादशाह की मौत के कुछ ही अरसे बाद फ्रांस में दहशत का दौर शुरू हो गया था। वैसे तो इस दौर में फ्रांस में पहले से ही मुसलसल खाना जंगी और दहशत की कैफियत थी, लेकिन दहशत का जो दौर रॉबस्पियर ने शुरू किया था, इसमें सबसे ज्यादा कत्लेआम हुआ। यह दौर जुलाई 1794 तक जारी रहा। इस दौर में फ्रांस भर में बादशाहत के हामियों या हुकूमत के मुखालिफिन को छकड़ों में भर भर कर गिलोटीन तक ले जाया गया, जहां इन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हद तो ये थी कि अगर कोई ये कह देता कि आज का दिन बहुत ख़राब गुजरा है, तो यही समझा जाता कि वो हुकूमत पर तनकीद कर रहा है और इस मामूली सी बात की सज़ा भी मौत थी। इनकलाब के बाद ये हुक्म दिया गया था कि फ्रांस में शहरियों को रिवायती तरीके पर मॉन्सियोर या मादाम नहीं बल्कि सिर्फ शहरी कहा जाए, और जो ऐसा नहीं करता इसे भी गिलोटीन ही देखना पड़ता था। दहशत के इस दौर में इतने ज़्यादा बेगुनाह मारे गए कि लोगों को इनकलाब के नाम से ही नफरत होने लगी। रॉबस्पियर अपने होश खो बैठा था। यहाँ तक कहा जाता है कि वो समझने लगा था कि अगर अच्छे लोगों पर मुश्तमिल एक शानदार मुआशरा कायम करना है तो पहले पुराने ख्यालात वाले हर शख्स को कत्ल करना होगा। इस सोच ने इसे इस हद तक ज़िद्दी बना दिया था कि जब इसकी अपनी ही पार्टी के एक सीनियर लीडर ने, जो कि रॉबस्पियर का करीबी साथी रहा था, रॉबस्पियर को कत्लेआम से रोकने की कोशिश की, तो रॉबस्पियर ने इसे भी गद्दार करार देकर गिलोटीन तक पहुंचा दिया। इस लीडर का नाम जॉर्ज डेंटन था। जब इसे गिलोटीन पर ले जाया गया तो इसने आवाम के सामने खड़े होकर कहा, मुझे बस इतना अफसोस है कि मैं रॉबस्पियर से पहले मर रहा हूं। रॉबस्पियर को मालूम था कि वो अपने साथियों को मारकर गलत कर रहा है। वो जॉर्ज डेंटन की मौत का मंजर देखने भी नहीं आया। ये वो दौर था जब कत्लेआम उरूज पर था और अब दहशत के इस दौर को बड़ी दहशत का दौर या ग्रेट रेन ऑफ टेरर कहा जाने लगा था। डेंटन की मौत के बाद भी गिलोटीन से कत्लेआम का सिलसिला बंद नहीं हुआ। गिलोटीन मुसलसल काम करता रहा और इंसानों की गर्दनें कटती रहीं। कहा जाता है कि दहशत के दौर में कोई 3 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 17,000 को गिलोटीन से कत्ल किया गया, जबकि इससे ज़्यादा लोग जेलों में ही मार दिए गए। फ्रांस भर में जो कत्लेआम हुआ वो इसके अलावा था। फिर रॉबस्पियर से एक ऐसी गलती सरजद हुई जो इसके जवाल का भी सबब बन गई। जुलाई 1794 में एक रोज़ वो कन्वेंशन के सामने आया और इसने ऐलान किया कि इसके पास गद्दारों की एक नई लिस्ट है और इस लिस्ट में शामिल लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन इसने गलती ये की कि इसने कन्वेंशन के लोगों को इन गद्दारों के नाम नहीं बताए। रॉबस्पियर जिस तरह से लोगों को कत्ल करवा रहा था, इसने कन्वेंशन के लोगों को भी खौफजदा कर दिया था। और अब जब रॉबस्पियर ने गद्दारों की फहरिस्त की बात की तो हर कोई डर गया कि कहीं लिस्ट में इसका नाम भी शामिल ना हो। चुनांचे जब अगले रोज़ रॉबस्पियर कन्वेंशन के इजलास में आया तो कन्वेंशन के अरकान ने इसे बोलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने फौरी तौर पर रॉबस्पियर की कन्वेंशन की रुकनीत भी ख़त्म कर दी और इसे गद्दार करार देकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे गिरफ्तार कर लें। सिपाहियों ने रॉबस्पियर और इसके कई साथियों को शहर के सिटी हॉल में कैद कर दिया। अब वही रॉबस्पियर जिसके बारे में कहा जाता था कि वो करप्ट नहीं है और जिसने मुआशरे का गंद साफ करने के नाम पर बेशुमार लोगों को कत्ल किया था, वो खुद गद्दारी के मुकदमे में गिरफ्तार था। रात भर रॉबस्पियर और इसका ग्रुप सिटी हॉल में कैद रहा। सुबह सिपाहियों ने हॉल के अंदर फायरिंग की आवाज़ सुनी और दौड़कर वहां पहुंचे। रॉबस्पियर के एक साथी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। एक शख्स खिड़की से नीचे कूद गया था, जबकि एक मेज पर रॉबस्पियर जख्मी हालत में पड़ा था। इसने चेहरे पर गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश की थी। वो जिंदा तो था, लेकिन गोली लगने से इसका जबड़ा टूट गया था। इसे मेज पर इसी हालत में छोड़ दिया गया। कन्वेंशन के अरकान इसे देखने आए और इसके पास खड़े होकर इसका मजाक उड़ाते रहे।
इसे सितम ज़रीफ़ी कहें या कुदरत का इंतकाम, कि रॉबस्पियर को ज़ख्मी हालत में उठाकर उसी जेल में ले जाया गया जहां मलिका को सजाए मौत से पहले रखा गया था। इस जगह को कॉन्सेग्री कहते हैं और आज इस इमारत में अदालतें कायम हैं। यहाँ इसके बाल काट दिए गए और फिर गिलोटीन पर उसी तरह ले जाया गया जैसे इसके हुक्म पर हजारों लोगों को ले जाया गया था। 28 जुलाई को नेशनल रेजर तेजी से नीचे आया, रॉबस्पियर के हलक से एक खौफनाक चीख निकली और इसकी गर्दन उड़ गई। इसकी मौत पर आवाम 15 मिनट तक तालियां बजाते रहे। इस दिन फ्रांस में दहशत का दौर खत्म हो गया, कत्लेआम रुक गया, लेकिन फ्रांस में इनकलाब अमली तौर पर नाकाम हो चुका था। इनकलाबी हुकूमत अगले 5 साल भी आवाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने में नाकाम रही। इन हालात से निकलने के लिए आवाम को एक मसीहा की ज़रूरत थी और खुशकिस्मती से ये मसीहा इन्हें जल्द ही मिल गया। ये फ्रांसीसी जजीरे कॉर्सिका का रहने वाला एक जनरल था जिसने 1793 में साहिली शहर टोलोन की लड़ाई में बरतानिया को शिकस्त दी थी और 1798 में उस्मानी तुर्कों को शिकस्त देकर मिस्र छीना था। बरतानिया से हिंदुस्तान तक इसके नाम के चर्चे थे। 1799 में वो पेरिस पहुंचा और 9 नवंबर 1799 को इसने इनकलाबी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फ्रांसीसी अवाम का ये मसीहा नेपोलियन बोनापार्ट था। 5 साल बाद 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट शहंशाह बन गया। नेपोलियन की हुकूमत आते ही इनकलाब का खूनी दौर अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया। बहुत से लोग मानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक नाकाम इनकलाब था और इसमें बड़े पैमाने पर बेगुनाह इंसानों का खून बहाया गया। हत्ता कि इनकलाब लाने में जो लोग शरीक थे वो भी बड़ी तादाद में मारे गए। इसीलिए कहा जाता है कि इनकलाब अपने ही बच्चे खा जाता है। लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह है कि इस इनकलाब ने फ्रांस और सारे यूरोप को जमहूरियत और इंसानी हुकूक का जो मॉडल दिया, आज फ्रांस समेत यूरोप के ज़्यादातर ममालिक इसी पर कायम हैं। इस इनकलाब से ही मुतासिर होकर कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म के लिए खूनी इनकलाब का तस्वुर पेश किया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन की सीरीज भी आज मुकम्मल हो गई। ये हिस्ट्री ऑफ चाइना के बाद हमारी दूसरी मुकम्मल सीरीज है। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अहमद शाह अब्दाली को सिखों के मुकाबले में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आपको कायनात के छुपे राज जानने में दिलचस्पी है तो इस प्लेलिस्ट को टच कीजिए। और अगर आप उस्मानी तुर्कों की दास्तान जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।